हाँ जी, गुड आफ्टरनून। बताओ, देखे भगत आंदोलन कौन से क्षेत्र में हुआ? कौन सी जनजाति द्वारा? नेता कौन थे? गोविंद गुरु का जन्म कौन से गांव में हुआ? कौन से परिवार में? बंजारे कौन होते हैं? किससे प्रभावित थे? कौन सा पंथ बनाया? कौन सी सभा बनाई? कब बनाई गई? भीलों का कैसा उत्थान किया? नैतिक और आध्यात्मिक। गांव में क्या बनाई गई? क्या नियुक्त किए गए? अच्छा, कोतवाल नियुक्त किए गए। संत सभा बनाई गई, उसका पहला अधिवेशन कब हुआ? 1903। 1908 में गोविंद गुरु कहां चले गए? कहां के सामंत को? पालपट्टा के सामंत। किससे समझौता करना पड़ गया? भीलों से। कितनी शर्तें थी? बाद में 1910 में संत सभा ने कितनी शर्तें रखी? लेकिन सरकार ने उन शर्तों पर ध्यान है। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? मानगढ़ पहाड़ी कहां पर है? इस हत्याकांड में कितने लोग शहीद हुए? इसे राजस्थान का। कौन कौन गिरफ्तार कर लिए गए? गोविंद गुरु। और कितने साल बाद गोविंद गुरु छोड़े गए? इन्होंने अपना अंतिम समय कहां बिताया? काम्बिया। कौन से गांव में? अच्छा, एक ही आंदोलन का एक और नाम क्या था? भोमट वाले क्षेत्र में कौन कौन से इलाके आते हैं? झाडोल और कोटड़ा। कौन कौन सी जनजातियों ने? भील और ग्राचा ने। और कौन सी जगह से आंदोलन शुरू किया? किसने समर्थन किया? नेता कौन थे? कौन से गांव में जन्म हुआ? कौन से परिवार में हुआ? कौन से परिवार में? ओसवाल परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ। कौन से ठिकाने में काम करते? कितनी मांगे रखी थी? इनको क्या कहा जाता है? मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन कहां कहां फैल गया? वागड़, सिरोही, ईडर और विजयनगर। निमड़ा हत्याकांड कब हुआ? कितने भील शहीद हुए? मोतीलाल तेजावत किसके कहने पे सरेंडर किया? कहां पे सरेंडर किया? बाद में किसके कहने पर रिहा किया गया? कौन सी सभा द्वारा रिहा किया गया? महिंद्रा सभा। कब रिहा किया गया? और इन्होंने अपना बाद का समय किसमें बिताया? गांधी जी के रचनात्मक कर। इतना ही पढ़ा? दो एक बातें लिखते हैं, देखो इसी में जहां लिख रहे थे ना उसी में आगे लिखना। महिंद्रा सभा के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लो इसी में, महिंद्रा सभा। या इसका एक नाम और था, इजलास खास। फारसी भाषा में इजलास खास का देते हैं, हिंदी में क्या कर देते? महिंद्राज सभा। यह मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था। इट वॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेवाड़। कल बोला था मैंने तो। यह मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था। इट वॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था। इट वॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेवाड़। 1880 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। इन 1880 महाराणा सज्जन सिंह फाउंडेड इट। 1880 ईस्वी में महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। इन 1880 महाराणा सज्जन सिंह फाउंडेड इट। महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। बॉक्स बंद कर लो इसको तो। मोतीलाल तेजावत को बोलते हैं आदिवासियों का मसीहा। क्या कहते हैं? और आदिवासी इनको कहा करते थे बाऊजी। क्या कहते हैं? मेवाड़ साइड के अंदर कोई भी सम्मानित आदमी होता तो उसको क्या बोलते हैं? नीचे एक लाइन में लिखो। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत इज कॉल्ड एज मसीहा ऑफ ट्राइबल्स। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। मसीहा समझ गए ना? बचाने वाला मसीहा कहा जाता है, रक्षा करने वाला। मसीहा ऑफ ट्राइबल्स, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। तथा आदिवासी इन्हें बाऊजी कहते थे। एंड ट्राइब्स कॉल्ड हिम बाऊजी। तथा आदिवासी इन्हें बाऊजी कहते थे।
and tribes called him बाबूजी। बाबूजी कोई सम्मानित आदमी होता उसको कहते हैं, ये गुजरात का असर है जी। गुजरात में कोई सम्मानित आदमी होता उसको बोलते हैं बापू। क्या बोलते हैं? वहां हर हर सम्मानित आदमी बापू है। महात्मा गांधी इसलिए बापू नहीं है कि डोकरे हैं। महात्मा गांधी इसलिए बापू है कि गुजराती। गुजरात में कोई सम्मानित आदमी होगा उसको क्या बोलेंगे? इसलिए आप वहां पढ़ते हो मुरारी बापू, आसाराम बापू। ठीक है, आसाराम बापू पकड़ लिए गए तो अब आपको नहीं लगते, पर कोई टाइम तो सम्मानित आदमी थे ही, तो तब उनका बापू नाम था ही। ये आप ये गुजरात वाले जितने क्रिकेटर खेलते हैं, ये अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, इन सबको बापू ही कहते हैं कि बापू आज अच्छा खेले, बापू ने तिरन बना दिए, तो वहां सारे क्या है? बापू। अच्छा, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि गोविंद गुरु 1908 के आसपास कहां चले गए थे? ईडर। वैसे मोतीलाल तेजावत बीच में कुछ दिनों के लिए गए थे सिरोही। कहां गए थे? देखो, हमने पढ़ा भी था कि एक की आंदोलन अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया था, वागड़ सिरोही। तो सिरोही में एक की आंदोलन चलाने वाले भी कौन थे? मोतीलाल तेजावत। तो लिखो सिरोही का एक की आंदोलन, एक ही मूवमेंट ऑफ सिरोही। सिरोही का एक ही आंदोलन, एक ही मूवमेंट ऑफ सिरोही। सिरोही का एक ही आंदोलन। कोई भील और ग्रासिया जनजाति, मोतीलाल तेजावत उनके नेता। लिख लो, भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा आंदोलन किया गया। भील एंड ग्रासिया ट्राइब स्टार्टेड मूवमेंट। भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा आंदोलन किया गया। भील एंड ग्रासिया ट्राइब स्टार्टेड मूवमेंट। नेता लिख लो मोतीलाल तेजावत। नेता कौन है? मोतीलाल। अच्छा, मोतीलाल तेजावत कैसे आंदोलन कर रहे थे? हिंसक या अहिंसक? अहिंसक आंदोलन भाई, वो तो नॉर्मली समझा ही रहे थे भाई, अपने को ये करना है, ये करना है। तो सिरोही वाले आदिवासी भाई, मोतीलाल तेजावत खुद कहाँ के थे? मेवाड़ के। आंदोलन कहाँ पे जाकर रहे हैं? सिरोही। तो सिरोही में ऐसी बातचीत होती है। आजकल कौन आया है कि मेवाड़ से गांधी आया है? कहां से गांधी आया है? तो सिरोही वाले आदिवासी जो थे वो मोतीलाल तेजावत को क्या कहते थे? लिख लो, सिरोही के आदिवासी, ट्राइबल्स ऑफ सिरोही। सिरोही के आदिवासी, ट्राइबल्स ऑफ सिरोही। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहते थे। कोल्ड मोतीलाल तेजावत इज गांधी ऑफ मेवाड़। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहते थे। कोल्ड मोतीलाल तेजावत इज गांधी ऑफ मेवाड़। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहते थे। कोल्ड मोतीलाल तेजावत इज गांधी ऑफ मेवाड़। मोतीलाल तेजावत को क्या कहते थे? कल मैं आपको वो विशेषताएं, कारण परिणाम बता रहा, तब मैंने बताया था कि प्रजामंडल आंदोलन भी इन किसान आंदोलनों को समर्थन दिया करते थे, बताया था। तो उधर गुजरात में एक प्रजामंडल बन गया था ईडर। कौन सा बन गया? तो ईडर वाले प्रजामंडल ने सिरोही वाले के आंदोलन को समर्थन दिया। भाई सिरोही तो एकदम बॉर्डर पे आ गया गुजरात के। लिख लो, ईडर प्रजामंडल ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। ईडर प्रजामंडल सपोर्टेड दिस मूवमेंट। ईडर प्रजामंडल ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। ईडर प्रजामंडल सपोर्टेड दिस मूवमेंट। ईडर प्रजामंडल ने इस आंदोलन को समर्थन दिया था। ईडर प्रजामंडल सपोर्टेड दिस मूवमेंट। इन दिनों सिरोही में जो दीवान थे, दीवान मतलब प्रधानमंत्री, दीवान मतलब, सिरोही के जो दीवान थे उनका नाम था रमाकांत मालवीय। क्या नाम था? याद है आपकी कुछ? कौन? 1920 में मेवाड़ के अंदर जो दूसरा जांच आयोग बनाया गया था उसके सदस्य थे, पता था? ये रमाकांत मालवीय मदन मोहन मालवीय के बेटे हैं। मदन मोहन मालवीय नाम सुना हुआ है? उनके बेटे हैं। अपने कई रियासतों में काम करके गए, मेवाड़ में भी थोड़े दिन काम किया, सिरोही में काम किया। तो सिरोही के क्या हुआ करते? दीवान। दीवान मतलब, तो इनको लगा कि यार आंदोलन बड़ा हो रहा है, यहाँ पे क्या किया जाए? तो कहा भाई कोई बड़े नेता को बुलाएं ताकि किसानों को समझा दे कि आंदोलन मत करो। उन दिनों आंदोलन करने वाले बड़े नेता थे विजय सिंह पथिक। कौन थे? तो रमाकांत मालवीय ने विजय सिंह पथिक को बुलाया कि आप किसानों को समझा के जाओ, जनजातियों को समझा के जाओ कि किसी भी प्रकार का आंदोलन आए। आके किसानों को समझाया, जो जनजातियां किसान थी, खेती का भू राजस्व ज्यादा ले रहे थे, तो समझाया कि भाई आंदोलन मत करो। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो किसी आदमी की बात मानेंगे तो मोतीलाल तेजावत की मानेंगे, और किसी की बात। तो विजय सिंह पथिक ने किससे मुलाकात की? मोतीलाल तेजावत। और कहा तेजावत जी यार बंद कर दो यार आंदोलन, रमाकांत जी अपने घर के आदमी है, ये कह रहे हैं तो बंद कर दिया जाना चाहिए। मोतीलाल तेजावत ने कहा विजय सिंह जी आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो,
पर दोस्ती दोस्ती की जगह, बिजनेस बिजनेस की जगह। आप आंदोलन चलाओ बिजोलिया में, आपको ठेका उधर मिला हुआ, मेरे को नया नया ठेका मिला, मैं इधर आंदोलन चलाऊंगा। तो उन्होंने बात स्वीकार। देखो, आदिवासियों को समझाने के लिए, टू कन्विंस ट्राइबल्स, आदिवासियों को समझाने के लिए, टू कन्विंस ट्राइबल्स, सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने, सिरोही दीवान रमाकांत मालवीय, सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने, सिरोही दीवान रमाकांत मालवीय, सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने विजय सिंह पथिक को बुलाया, इनवाइटेड विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक को बुलाया, इनवाइटेड विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक को बुलाया। लाइन चेंज करी लिखो। विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा मोतीलाल तेजावत से मुलाकात की। विजय सिंह पथिक मेट फार्मर्स एंड मोतीलाल तेजावत। विजय सिंह पथिक ने किसानों तथा मोतीलाल तेजावत से मुलाकात की। विजय सिंह पथिक मेट फार्मर्स एंड मोतीलाल तेजावत, किसानों तथा मोतीलाल तेजावत से मुलाकात की। मेट फार्मर्स एंड मोतीलाल तेजावत। यहां दो जगह फायरिंग हुई थी, वो थोड़े पढ़ लेते हैं, बाकी ज्यादा कोई बातें नहीं। हत्याकांड लिख लो, मर्डर केस कौन कौन, ट्रेजेडी लिख लो, ज्यादा अच्छा शब्द होगा। सिरोही में दो जगह फायरिंग हुई थी। एक जगह नाम है सियावा, क्या नाम जगह का? यहां पे फायरिंग होती है 12 अप्रैल 1922 को। एक जगह का नाम है बालोलिया और भूला, मतलब दो गांव है एक साथ ही, बालोलिया और भूला। यहां पर फायरिंग हुई थी 5-6 मई 1922 को। नाम याद रखना, कोई सिंपल पूछेगा सियावा हत्याकांड कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है, सिरोही के आंदोलन से, या कोई पूछेगा भूला तथा बालोलिया का हत्याकांड कौन से जिले से संबंधित है, सिरोही। कौन सी रियासत से संबंधित है, सिरोही। ठीक है, चलो आगे। एक आंदोलन और लिखते हैं, उतार लिया ना? लिखो मीणा आंदोलन। ये तीनों देख लो लगभग भील जनजाति के ना, एक ही में ग्रासीय जरूर साथ में, पर मुख्यतः भीलों के आंदोलन थे। अगला लिखो मीणा मूवमेंट। ये अपने जयपुर में हुआ था भाई। अभी बीच में मैंने एक दिन एक बात बताई थी आपको कि जयपुर के अंदर कछवाहा राजवंश था। कौन सा राजवंश था? कछवाहों ने जब यहाँ पे कब्जा किया था, उससे पहले इस जमीन पे यहाँ पे मीणा रहते थे। कौन रहते? लेकिन कछवाहा आए, उन्होंने कब्जे कर ली। कब्जे किए तो मीणाओं ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया तो जो कछवाहा राजा थे उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने दिमाग लगा के मीणाओं के जो बड़े बड़े नेता थे उनको बुलाया, भाई इधर आओ, क्या क्या दिक्कत है, क्यों आंदोलन कर रहे हो? उन्होंने कहा जमीन खा गए तुम हमारी सारी की सारी, ये जमीन हमारी थी, हमारी जमीन पे तुमने कब्जा कर लिया, आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो उन राजाओं ने दिमाग लगा के जो बड़े बड़े नेता थे उनको कहा तुम्हें हम जमीन वापस देते तो उनका तो आंदोलन नहीं करेंगे, तो लो जमीन पकड़ो। तो जिनको जमीनें दी गई वो हो गए जमींदार मीणा। क्या हो गए? पर सबको तो जमीनें नहीं बन सकती ना, खूब सारे लोग तो अब भी रह गए। उन्होंने फिर आंदोलन किया कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो राजाओं ने उनको दिमाग लगा, उनको कहा भाई तुम्हें क्या चाहिए? कि साहब हम तो बेरोजगार हो गए पूरे, कि तुम हमारे जयपुर की पुलिस हो, तुम जयपुर की चौकीदारी करोगे। क्या करोगे? तो एक क्लास होगी चौकीदार मीणा, रे कौन से हो गए? और चौकीदार मीणा वाकई बेहद वफादार, बेहद साहसी, दुस्साहसी कौम रही। और जयपुर की सुरक्षा के लिए अब 7-7 पीढ़ियां कोई बलिदान हो गई थी। जयपुर की रक्षा के लिए, शहर की रक्षा के लिए, खजाने की रक्षा के लिए चौकीदार मीणाओं ने खूब बहादुरी से लड़ाइयां लड़ी। जब अंग्रेजों का राज आ गया तो अंग्रेजों का सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अंग्रेजों की।
जब सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की, तब चौकीदार मीणाओं का कोई भी काम नहीं, तो चौकीदार मीणा वापस बेरोजगार हो गए। वापस बेरोजगार हुए तो अपने ये सिक्कर में जगह पड़ती है नीम का थाना, सुना है? इस नीम का थाना के आसपास में चौकीदार मीणाओं के गांव थे। इन्होंने एक नया पंगा शुरू किया कि अब क्या करें, और तो कुछ है नहीं, तो इन्होंने चोरियां करनी शुरू की। और चोरियां भी मतलब वैसे यूं कह के कि मतलब किसी के भी घर के आगे से निकलते तब पूछते भाई चौधरी भैंस कितने की लेके आया, और चौधरी साहब कहते भाई भैंस तो 10,000 की लेके आया। इतनी महंगी, और घर के बाहर मानता है। अच्छा। और 3-4 दिन बाद वही उसको चुरा लेते, और वही 2-4 दिन बाद में उसके पास आगे कहते हैं कि 6,000 दे रहा तो भैंस वापस दे देंगे। मतलब यूं कह के एकदम वैसे ढंग से चोरियां करनी शुरू की। अब ये जब चोरियां करनी शुरू की तो सरकार एक कानून लेके आई। कानून का नाम था आपराधिक जनजाति अधिनियम। क्या नाम था? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। कुछ ट्राइब ऐसी है जो क्या करने लगी, क्राइम करने लगी, अपराध करने लगी, और उसके अंदर नाम लिखे भाई कौन कौन सी ट्राइब ऐसे काम करती है। तो पता चला भाई राजस्थान की कौन सी ट्राइब इन कामों में लिप्त है, मीणा। तो मीणा जनजाति। तो ये भारत सरकार, ये अंग्रेजों का कानून था। जयपुर रियासत ने इसने पर इम्प्लीमेंटेशन किया, और जयपुर रियासत एक कानून और लेके, जरायम पेशा कानून। क्या लेके? जरायम का मतलब अपराध होता है, क्राइम करना होता है। तो कुछ लोगों ने क्राइम को प्रोफेशन बना लिया। भाई प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन होता है जिससे आपका जीवन चले, जिससे आपको पैसे मिले। भाई मैं कहूं कि मेरा रोजगार का साधन क्या है, तो मैं टीचर हूं, तो मेरा रोजगार का साधन ये है। आपको मैं आपसे पूछूं तो आपको कोई कहेगा कि सर पापा की दुकान है, कोई कहेगा भाई पापा मेरे पुलिस के अंदर है, कोई सेना के अंदर है, कोई टीचर है ना, अलग अलग कोई ना कोई प्रोफेशन जहां से अपने को इनकम होती है। तो कुछ लोगों ने इनकम का सोर्स क्या, और कोई नहीं है, चोरी इनकम का सोर्स है, अपराध इनकम का सोर्स है। तो उन लोगों के लिए कानून कौन सा लेके? जराई एम पेशा कानून। क्या नाम था? और कहा जिन जिन लोगों ने अपराध को अपना इनकम बना रखा, कौन है? पता चला साहब मीणा है। तो एक सरकार ने कानून पारित किया कि प्रत्येक मीणा को दिल्ली थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। दिल्ली थाने में आके यहाँ नाम लिखवा के जाओ। अब उससे क्या हो जाएगा? उससे ये होता है कि सरकार चेक कर देगी इस गांव में कितने आदमी, 100 हाजिरी लगाई, कितनी अटेंडेंस आई कि 96, इसका मतलब 4 गायब है। आसपास में कहीं चोरी होगी, इन 4 को उठा लो। तुम 4 कहां था? इसका मतलब आसपास में तुमने चोरी की। इस गांव के अटेंडेंस लगाई, इस गांव में बंदे थे मान लो 50, अटेंडेंस लगाई तो अटेंडेंस में बंदा है 53, इसका मतलब 3 आदमी एक्स्ट्रा है। अब यदि इस गांव में चोरी हुई, 3 को उठा लो। तुम 3 क्या कर रहे थे? पर यह तरीका तो गलत है ना। न्यायपालिका का सिद्धांत ये कहता है, न्याय का सिद्धांत ये कहता है 100 अपराधी निकल जाए लेकिन एक भी निर्दोष फंसना। ये तो उल्टा है। यहाँ पे तो आपने एक अपराधी को पकड़ने के लिए 100 को लाइन में लगा दिया। अच्छा ये तो है नहीं 100 के 100 चोरी कर रहे होंगे, कितने कर रहे होंगे? 5, 7, 10, 20, 30 कर रहे होंगे। यदि 30 भी चोरी कर रहे हैं तो 70 तो निर्दोष है। इस कानून के खिलाफ जो आंदोलन चला उसका नाम क्या? समझ में आ गई बात? लिखो। लिखो 1924 ईस्वी में, इन 1924 एडी, 1924 ईस्वी में 1924 एडी आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वॉज पास्ड। आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वॉज पास्ड, तथा इसमें मीणा जनजाति को शामिल किया गया। एंड मीणा ट्राइब वॉज इंक्लूडेड इन इट। तथा इसमें मीणा जनजाति को शामिल किया गया। एंड मीणा ट्राइब वॉज इंक्लूडेड इन इट। मीणा जनजाति को शामिल किया गया। देखो 1930 ईस्वी में, इन 1930 एडी, ईस्वी में 1930 एडी जराइम पेशा अधिनियम पारित किया गया। क्राइम प्रोफेशन, पेशा का मतलब क्या हो गया? प्रोफेशन। जराइम का मतलब क्या होता है? अपराध। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज पास्ड। जराइम पेशा अधिनियम पारित किया गया। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज पास्ड। जराइम पेशा अधिनियम पारित किया गया। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज पास्ड। तथा इस अधिनियम के तहत एंड अंडर दिस एक्ट, तथा इस अधिनियम के तहत एंड अंडर दिस एक्ट, तथा इस अधिनियम के तहत एंड अंडर दिस एक्ट प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। कंपल्सरी अटेंडेंस वॉज मेड फॉर एवरी मीणा मैन एंड वीमन इन पुलिस स्टेशन। प्रत्येक मीणा महिला पुरुष के लिए थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। कंपल्सरी अटेंडेंस वॉज मेड फॉर एवरी मीणा मैन एंड वीमन, मैन एंड वुमन इन पुलिस स्टेशन।
प्रत्येक मीणा महिला पुरुष के लिए थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। कंपल्सरी अटेंडेंस वॉज मेड फॉर एवरी मीणा मैन एंड वुमन इन पुलिस स्टेशन। प्रत्येक मीणा महिला पुरुष के लिए थाने में हाजिरी लगाना क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया। लिखो, लाइन चेंज कर लिखो। अतः इन कानूनों के खिलाफ मीणा जनजाति ने आंदोलन चलाया। सो मीणा ट्राइब स्टार्टेड मूवमेंट्स अगेंस्ट दीज लॉज। अतः इन कानूनों के खिलाफ मीणा जनजाति ने आंदोलन चलाया। So Meena tribe started movement against these laws. नेता लिखो। लीडर्स जवाहर राम, महादेव राम, छोटू राम। क्या क्या नाम बताओ देखे? जवाहर राम, महादेव राम और छोटू राम। किसके नेता है? मीणा आंदोलन के। फिर कहा भाई संगठन बनाओ। तो जैसे मैंने बताया था आपको 1931 में जाटों का एक संगठन बना था, जाट रीजनल महासभा। इन्होंने बनाया था मीणा क्षेत्रीय महासभा 33 में। कब बनाया गया था? लिखो 1933 ईस्वी में, इन 1933 एडी। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। मीणा रीजनल महासभा वॉज फाउंडेड। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। मीणा रीजनल महासभा वॉज फाउंडेड। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। मीणा रीजनल महासभा वॉज फाउंडेड। कब बनाई गई? जाट महासभा तो कब बनी थी? 31। मीणा महासभा कब बन रही है? थोड़े दिन चले पर इतने कोई बड़े स्तर पे सुधार हुए नहीं, तो बाद में एक सम्मेलन बुलाया गया। वो नीम का थाना बेल्ट के आसपास ये बातें ज्यादा थी, तो नीम का थाना में सम्मेलन बुलाया गया। हेडिंग डालो, नीम का थाना सम्मेलन। सिक्कर में जगह, नीम का थाना कॉन्फ्रेंस। नीम का थाना कॉन्फ्रेंस, नीम का थाना सम्मेलन। कब हुआ नीम का थाना सम्मेलन? 1944। एक संत हुआ करते यहाँ पे, मगन सागर जी। क्या नाम था? मगन सागर जी नाम करके एक संत हुआ करते। इन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया था। तो इस सम्मेलन का आयोजन करने वाले कौन थे? लिख लो, संत मगन सागर ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। सेंट मगन सागर ऑर्गेनाइज्ड दिस कॉन्फ्रेंस। संत मगन सागर ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। सेंट मगन सागर ऑर्गेनाइज्ड दिस कॉन्फ्रेंस। संत मगन सागर ने इस सम्मेलन का आयोजन किया। सेंट मगन सागर ऑर्गेनाइज्ड दिस कॉन्फ्रेंस। इस सम्मेलन का क्या किया? किसने? इन्होंने एक बुक लिखी थी, मीन पुराण। कौन सी बुक लिखी? लिखो, इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। He wrote a book named मीन पुराण। इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी थी। He wrote a book named मीन पुराण। तथा इस पुस्तक में मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताया गया था। तथा इस पुस्तक में मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताया गया था। ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ मीणा ट्राइब was described in this book, and glorious history of मीणा ट्राइब was described in this book। तथा इस पुस्तक में मीणा जनजाति का गौरवशाली इतिहास बताया गया था। ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ मीणा ट्राइब was described in this book। ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ मीणा ट्राइब was described in this book। बुक का नाम क्या बताओ देखे? मगन सागर जी ने वहां समझाया कि देखो, मीणा जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है? भगवान विष्णु का पहला जो अवतार था वो कौन सा था? मत्स्य। और मत्स्य अवतार से मीणा जनजाति की उत्पत्ति हुई। मत्स्य मतलब मछली, मीन, मीन से मीणा शब्द बना। तो बुक का नाम भी क्या रखा गया?
तो कहा तो एक तरफ ये दावा है हमारा कि हम भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य से उत्पन्न हुए। हमारा दावा ये भी है कि हम जयपुर के पहले राजा थे, जयपुर की जमीन हमारी थी। हमारे पूर्वजों ने, चौकीदार मीणाओं ने कभी इस क्षेत्र की क्या की थी? रक्षा। तो भगवान मत्स्य के अवतार के वंशज जयपुर के राजा रहे, जयपुर के खजाने की रक्षा करने वाले चौकीदार मीणाओं के वंशज। अब ठेठ ये काम, अब यही बचे, चोरी चकारी बचे, इसके अलावा कोई काम नहीं बचा। तो लोगों की समझ में है कि हाँ यार बात खराब है, ये तो बडकों का नाम खराब हो रहा है। तो फिर रातों रात का अब सुधार करेंगे, तो वही सम्मेलन में बनाएगी मीणा सुधार समिति। क्या बनाएगी? लिखो, अगला हेडिंग डालो, मीणा सुधार समिति, मीणा रिफॉर्म कमेटी। मीणा सुधार समिति, मीणा रिफॉर्म कमेटी, वही 1944। मीणा सुधार समिति। नेता लिखो, इसके सदस्य लिख लो या कुछ लिख लो। सदस्य कौन कौन थे इसके? बंशीधर शर्मा, लक्ष्मी नारायण झरवाल, और राजेंद्र कुमार अजय। कौन कौन नेता है बताओ देखिए? बंशीधर शर्मा, लक्ष्मी नारायण झरवाल और राजेंद्र कुमार अजय। किसके सदस्य हैं? मीणा सुधार समिति। कौन कौन है दोबारा नाम बताओ? अब जब खुद समाज ही अंदर सुधार की सोच लेता, फिर सुधार होते ही। फिर एक सम्मेलन और बुलाया गया थोड़े दिनों बाद, बागावास सम्मेलन। जयपुर में इधर जगह थी बागावास, देखो बागावास सम्मेलन, बागावास कॉन्फ्रेंस। बागावास कॉन्फ्रेंस, बागावास सम्मेलन, 28 अक्टूबर 1946। इस सम्मेलन में खूब सारे चौकीदार मीणा इकट्ठे हुए और लगभग 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दिए। कितने मीणाओं ने? भाई होता क्या था कि जो भी चौकीदार मीणा होते उनको पुलिस गिरफ्तार करती, आसपास में कोई चोरी चकारी होती, तो इन्होंने कहा भाई रे हमारे टाइटल टाइटल दे रखा, हमारा कोई काम तो है नहीं, तो टाइटल भी तुम्हारे पास रखो, हमें तो ये चौकीदारी नहीं चाहिए। और इन्होंने इस दिन को कहा कि ये हमारा मुक्ति दिवस है। क्या है? पापा कटा तुम्हारी इस टाइटल से, हमारा कोई लेना देना इससे नहीं। लिखो, 26,000 चौकीदार मीणाओं ने इस सम्मेलन में इस्तीफे दिए थे, या 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। 26,000 चौकीदार मीनाज रिजाइंड फ्रॉम दियर पोस्ट। 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए। 26,000 चौकीदार मीनाज रिजाइंड फ्रॉम दियर पोस्ट, पदों से इस्तीफे दे दिए, तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया एंड सेलिब्रेटेड इट एज लिबरेशन डे। तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया एंड सेलिब्रेटेड इट एज लिबरेशन डे। तथा इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया एंड सेलिब्रेटेड इट एज लिबरेशन डे। किस रूप में मनाया? 1952 के अंदर जाके कानून समाप्त किया गया, जरा एम पे अधिनियम। कौन सा कानून? कब समाप्त किया गया? मतलब आजादी के भी 5 साल बाद। लिख लो, 1952 ईस्वी में, 1952 एडी, 1952 ईस्वी में 1952 एडी जरा एम पे अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज एंडेड, वॉज एबोलिस्ड। जरा एम पे अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज एबोलिस्ड, जरा एम पे अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। क्राइम प्रोफेशन एक्ट वॉज एबोलिस्ड।
जरा ये हम पे साथी नियम समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त किया गया? हालांकि जब आंदोलन वगैरह शुरू हुए थे ना, तो इस एक्ट में छूट देने लगे थे। छूट कैसे? छूट ऐसे कि मान लो पहले ये कहा था कि प्रत्येक मीना महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। फिर कहा भाई पिछले 10 साल में जिसने कोई चोरी चकारी नहीं की वो हाजिरी मत लगाओ। पिछले 10 साल में चोरी नहीं की वो अब क्या करेगा भाई, तो क्यों हाजिरी लगाए वो? तो छूट दे दी। तो अब वो कुछ लोग तो बाहर हो गए। फिर थोड़े दिनों में कहा कि 5 साल में चोरी नहीं की वो हाजिरी मत लगाओ। 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, महीने में, 15 दिन में किसी ने चोरी नहीं की वो हाजिरी नहीं लग। 52 तक आते आते तो कई ऐसे थे जिन्होंने कहा हम तो करेंगे, है ना। हमारे किए बिना रहे नहीं जाता। तो केवल वो ही हाजिरी लगाते थे, बाकी किसी को हाजिरी लगाने की आवश्यकता नहीं। फिर 52 के बाद सरकार ऐसे लोगों के लिए अब भी कानून है। ये कानून अब भी सरकार का काम करता है। आदतन अपराधी, क्या बोलते हैं? हैबिचुअल ऑफेंडर। हैबिचुअल की कुछ लोगों की हैबिट है कि वो ये काम करेंगे, कुछ लोगों की आदत है कि उनको क्या करना है, अपराध अपराध करना ही है। वो फिर वैसे लोग हैं कि जेल से छूटे उसी दिन चोरी की है। कि कब आया था बाहर के? आज सुबह आया था। आज मैं शाम को जुगाड़ देखा, फिर रातों हाथ चोरी कर ली, वापस चले जाएंगे अंदर। तो ऐसे लोगों को बाद में डर भी लगता नहीं। फिर कहा पर ऐसे लोगों को किसी जाति विशेष से जोड़ नहीं सकते। ऐसे लोग तो किसी भी जाति में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी धर्म में मिल सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए अलग से बना दिया। बाकी कानून जो था ये क्या कर दिया, समाप्त। फिर दूसरा कार्य, मीणा जनजाति में खुद में भी सुधार हो गए। संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ तो रिजर्वेशन वाला सिस्टम आया। रिजर्वेशन वाला सिस्टम आया तो नीमगा थाना के आसपास में वो एक गांव था नया बास। कौन सा गांव था? जो नया बास कभी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। आज नया बास में सबसे अधिक कलेक्टर होंगे। कि आज भी जब कोई शादी ब्याह होता है लाल बत्तियों की लाइन लगती है नया बास में। तो बाद में एजुकेशन आई। एजुकेशन आई तो सरकारी नौकरियों की तरफ रुझान बढ़ा। रुझान बढ़ा तो धीरे धीरे अपने आप ही कुरीतियां क्या हो गई, दूर। वो जो एक दिन हम बात कर रहे थे, समाज का विकास उसी दिन होगा जब एजुकेशन आई। बिना एजुकेशन के बाकी सब बातें कुछ भी होना देना। एजुकेशन आ गई तो समाज में धीरे धीरे चीजें अपने आप ही समाप्त। फिर दूसरी बात, ये मीणा जनजाति की बात नहीं, पश्चिमी राजस्थान पूरा ही चोर था पहले, है ना। और पश्चिमी राजस्थान की बात नहीं, दुनिया में वे लोग जो रेगिस्तान में रहे आज दिन तक उनका मुख्य काम लूट मार रहा है। भले ही वो ऑस्ट्रेलिया में रहे हो, भले वो अमेरिका में रहे हो, भले चाइना में रहे हो, भले इंडिया में रहे हो, भले राजस्थान में हो, रेगिस्तान में रहने वाले लोगों की आजीविका का मुख्य साधन लूट मार है। और क्या करेंगे भाई? खाएंगे क्या? या तो भूखे मरेंगे या कुछ ना कुछ लूट खसोट के लाओ इधर उधर से। तो ये पूरा पश्चिमी राजस्थान क्या करता था, उल्टा। अपने तो यहाँ इस प्रकार के काम करने वालों को हीरो बताया हुआ है। अपने जितनी कहानियां जितने गाने उनके अंदर उनका आ रहा है कि सपूत आदमी था। क्या किया सपूत है के अंदर? अरे डाके मारे डाके। हम तो ऐसे लोगों को अपने अच्छा बताते थे, अपने बुरा बताते। मेरे तो खुद के गांव के अंदर डाकू हुए तो हमारे गांव वाले ने बड़े यूं गर्व के साथ बताते फलान जी वे थे। और भाई साहब क्या डाकू हुए थे? क्या लाते कि बीकानेर साइड से ऊंट लाते, ऊंट चोरी करके लेके आ जाते। तो मेरे दादाजी ने यूं कहानी सुनाते हैं कि एक बार अपने वाले डाकू तो बीकानेर, मेरा गांव चूरू के आसपास पड़ता है, तो अपने वाले तो बीकानेर गए हुए थे और वहां से ऊंट लाने के लिए इधर अपने गांव की जो गायें थी, अपने गांव की गायें, आसपास के 4-5 गांव की गायें जंगल में चरने के लिए गई थी। गांव में ऐसा होता है, सुबह दूध निकाला, गायें चरने के लिए चली गई, शाम को अपने आप आ जाती। तो चरने के लिए गई थी, नए बास वाले मीणा आए और सारी गायें उठा के ले गए। शाम को गायें वापस नहीं आई तो पता चला यार गायें कहाँ गई। तो समाचार इधर उधर पूछे तो पता चला नए बास वाले मीणा लूट ले गए। तो अब क्या करते भाई, लूट ले गए तो लूट ले गए। थोड़े दिन बाद में अपने गांव वाले जो थे वो बीकानेर साइड से आए, ऊंट लेके आए उधर से। तो गांव वालों ने कहा कि यार तुम तो उधर गए हुए थे, नए बास वाले मीणा आए और अपनी सारी गायें लेके चले गए। फिर हमारे गांव वाले डाकू नया बास गए, जाके उनसे बात की कि यार स्टाफ ना भाई, एक घर तो डाके नहीं टला है तो यार हमारे तो तुम नहीं करते कम से कम। तो हमारे गांव वाले बड़े गर्व के साथ बताते हैं और कि नए बास वालों ने अपनी गायें वापस दे दी, पर केवल अपनी गायें दी, इसके अलावा बाकी गांव की गायें नहीं। मैं बाकियों का स्टाफ थोड़ी था, स्टाफ तो अपना ही चल रहा था। अपने वालों ने कहा भाई साहब इस बार ऊंट लाएंगे तुम्हारे वाला वापस दे देंगे, और क्या तुम हमारी गायें वापस दे दो। पहले पश्चिमी राजस्थान पूरा ही ऐसे ही काम किया करता, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात। ये भाई आपके जनजातीय आंदोलन याद रहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल मूवमेंट। हाँ, ऐसी बंद करवा दे, पंखा ही बंद करवा दे, कर दो भाई पंखा बंद कर। तू इतनी घोट मोट होके बैठी है, अभी तक भी ठंड लग रही है।
अरे लाइट नहीं करनी रे बंद, तू क्यों लोड ले रहा है इतना? कर देगा अपने आप जिसका काम है। चल ठीक है। कौन सा लिखा है? सुन, नाम से पता चलता है प्रजा ने जो आंदोलन किए वो कौन से हो गए? प्रजा। मैं कल ये आपको बता रहा था, किसान आंदोलन, किसानों ने भू राजस्व के लिए आंदोलन किए वो कौन से हो गए? किसान। जनजातीय आंदोलन, उनकी जमीनें वमीनें छीन ली, उन पे कानून लगा दिए तो वो कौन से हो गए? जनजाति। पर धीरे धीरे जनता के समझ में आई कि भाई ये कानून बनाता कौन है? राजा। तो राजा कानून बनाता ही क्यों है? और यदि राजा कानून बनाता तो अपने से पूछता क्यों नहीं? इसका मतलब जनता की राजा के शासन में कोई भी भागीदारी नहीं। जनता ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाने के लिए, अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए जो आंदोलन चलाए वो कौन से थे? इसमें जनता का सीधा सीधा मतलब था कि हमारे लोग शासन में होने चाहिए, ऐसा शासन होगा वो जनता के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी। तो उत्तरदायी शासन के लिए जो आंदोलन चलाए गए वो कौन से थे? अंग्रेजों के टाइम में दो भारत हुआ करते, एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज था, एक वह भारत जहां राजाओं का राज था। जहां अंग्रेजों का राज था उसको बोलते प्रिंसली, सॉरी ब्रिटिश इंडिया, क्या बोलते? और जहां पे राजाओं का राज था उसको बोलते प्रिंसली स्टेट। तो अपने तो आते प्रिंसली स्टेट में, और ये बंगाल, बिहार, यूपी, मद्रास, पंजाब, सिक्किम, ये सारे किसके अंदर आया करते थे? ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजों का सीधा राज है, वहां अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, नेशनल मूवमेंट चल रहा है, और आंदोलन को चलाने वाली एक पार्टी है कांग्रेस। कौन सी पार्टी है? पर ब्रिटिश इंडिया एक यूनिट है, पूरी इकाई, अंग्रेजों का पूरे देश में एक जैसा राज। वही पंजाब का में राज है, वही बंगाल में, वही बॉम्बे में, वही मद्रास में। पर प्रिंसली स्टेट तो एक तो थे नहीं, प्रिंसली स्टेट थे 500। कितने थे? हैदराबाद अलग देश, पटियाला अलग देश, भोपाल अलग देश, जोधपुर अलग देश, जयपुर अलग देश, कोटा अलग देश, भरतपुर अलग देश, टोंक अलग देश। ऐसे अलग अलग देश करके कितने थे? सब में अलग अलग समस्या। अलग अलग समस्या है तो एक यूनिट जल्दी से बने नहीं पाई। अब 500 की 500 की अलग अलग समस्या है। तो ये सारे के सारे 500 जो रियासतें हुआ करती, इनके जो नेता होते, इनकी जो जनता थी, उसको भी लगता कि हमारा साथ कौन दे दे? कांग्रेस, क्योंकि बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस। और कांग्रेस का सीधा सीधा कहना था कि हम राजाओं के खिलाफ कोई भी आंदोलन क्यों करें? हम अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे, राजाओं से हमारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम राजाओं के खिलाफ किसी भी आंदोलन के अंदर भागीदार। तो अपने वाले नेताओं को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि विजय सिंह पथिकन कांग्रेस के अधिवेशनों में जाते, आता जोड़ी करते सर साथ दो, और वो लोग साथ देने के लिए तैयार है। अब मान लो 500 रियासत है, एक एक में दो दो नेता भी पनप गए तो कितने नेता हो गए? 1000। इसका मतलब कांग्रेस का अधिवेशन होता तो रियासतों कितने लोग जाते हैं? 1000। 1000 आदमी जाके कांग्रेस करेंगे हमारा साथ दो, और कांग्रेस साथ देने के लिए तैयार है। तो एक बार उन 1000 लोगों ने सोचा कि यार जब कांग्रेस एक पार्टी तो है, अपने पार्टी बना लेते, कांग्रेस नहीं तो सोंग्रेस बना लेते, सोंग्रेस नहीं तो कोई फोंग्रेस बना लेते, कुछ ना कुछ तो बना ले, अपने अलग पार्टी बना ले। क्यों आए इस कांग्रेस के पास भाग भाग के? तो इन लोगों ने अपनी एक पार्टी बनाने की सोची कि यार अपनी एक पार्टी बनाते हैं। तो अब एक रियासत तो थी नहीं, पूरे भारत में अलग अलग रियासतें थी, तो पूरे भारत में अलग अलग रियासतें थी, इसलिए का एक पार्टी बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे अखिल भारतीय। क्या रखेंगे भाई? पूरे भारत की, इसलिए क्या बोलेंगे? अखिल। राजाओं वाले भारत में, अंग्रेजों वाले भारत में? राजाओं वाले भारत में, इसलिए बोलते देसी राज्य। क्या बोलते? कि भाई अंग्रेजों का राज तो विदेशी था ना, अपने वाला राज कैसा है? देसी। जनता पार्टी बना रही है, राजा बना रहे हैं? जनता बना रही, इसलिए पार्टी का नाम था लोक परिषद। क्या नाम था? क्या आप पूरा नाम बोलो देंगे पार्टी का? पूरे भारत की इसलिए अखिल भारत, राजाओं वाले भारत की इसलिए देसी राज्य, जनता की पार्टी इसलिए पूरा बोलो देखिए, अखिल भारत। क्या नाम पार्टी का? अखिल भारतीय, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक। ये पार्टी बनाएगी 1927। कब बनाएगी? बॉम्बे में। कहां बनाएगी? अब का भाई, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो भी बनाने पड़ेंगे। तो एक बॉम्बे के बंदे थे जिनका नाम था रामचंद्र राव। क्या नाम था? दीवान रामचंद्र राव, इनको तो बना दिया गया इसका अध्यक्ष। क्या बना दिया गया? अध्यक्ष। उपाध्यक्ष 1927 की बात है, 27 में अपने विजय सिंह पथिक बिजोलिया से अलग हुए थे, तो कहा सेंटर में भूमिका दो है कोई, इसलिए इनको विजय सिंह जी को क्या बना दिया गया इसका? क्या नाम है पार्टी का? पूरे भारत की इसलिए, राजाओं वाले भारत की इसलिए, जनता की पार्टी इसलिए। कब बनी? कहां बनी? उसके अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? आगे समझ में? ऐसे कैसे उतार लोगे? उतारो, दो दो नाव पुतो पढ़ो।
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लिख लेना ना। क्या नाम है पार्टी का? ऑल इंडियन प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडियन मतलब पूरे भारत की, प्रिंसली स्टेट्स मतलब देशी राज्यों की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस मतलब जनता की पार्टी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कब बनाई गई? सन याद रखना भाई, ये 2-3 बार पूछा हुआ सवाल है ना कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद कब बनाएगी, कब बनाएगी, कहां बनाएगी, अध्यक्ष कौन बनाएंगे, उपाध्यक्ष कौन बनाएंगे? अब पूरा भारत तो बड़ा हो जाता ना भाई, अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां देनी पड़ेगी। तो 2 जगह की जिम्मेदारी, ये तो राजस्थान की जिम्मेदारी। राजस्थान को तब बोला करते राजपूताना, क्या बोलते? और एक मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी, मध्य प्रदेश को बोलते थे मध्य भारत, क्या बोलते? इन 2 जगह की जिम्मेदारी दी गई रामनारायण चौधरी को। किसको दी गई? तो राजपूताना और मध्य भारत के सचिव कौन बनाए गए? लिख लो, सेक्रेटरी ऑफ राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया। राजपूताना तथा मध्य भारत के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया। राजपूताना तथा मध्य भारत के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया। राजपूताना व मध्य भारत के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ राजपूताना एंड सेंट्रल इंडिया, बराबर लिख लो रामनारायण चौधरी। कह दिया बार राजपूताना की मध्य भारत की जिम्मेदारी किसकी है? रामनारायण जी जाने, रामनारायण जी का काम जाने। तो रामनारायण जी ने कहा ठीक है भाई, मैं खुद राजस्थान का हूं तो पहले जिम्मेदारी राजपूताना वाली संभाल लूं। पूरे भारत की पार्टी का नाम क्या है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। कब बनाई गई? रामनारायण जी ने अगले ही साल बना दी राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। कौन सी बना दी भाई? वो अखिल भारतीय है तो आपने राजस्थान की बना लो, तो ये नाम क्या हो जाएगा? राजपूताना देशी राज्य। उतारो ऐसे कैसे? राजपूताना प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद कब बनाएगी? मैंने उतारा है वैसे वैसे लिख लो, राजपूताना प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। राजपूताना प्रिंसली स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद कब बनाएगी? 1900। अब कहा भाई इसकी मीटिंग बुलाओ, तो इसका पहला अधिवेशन बुलाया गया 1931 में। सुनना एक बार, थोड़ी सी बात सुनना। अब बना तो लिया, बनाने के बाद कहा कि भाई इसकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, बुला लेते हैं मीटिंग भाई। कहाँ बुलाई जाए मीटिंग? उदयपुर में बुला ले, माणिकलाल वर्मा का अपन छेड़ा सुना दोगे? उनका नहीं यार, उदयपुर में तो पार नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उदयपुर में अपने तो राजा के खिलाफ बात करेंगे भाई, ये तो पार्टी किसकी? जनता की। जनता की पार्टी किसके खिलाफ बात करेगी? राजा। उदयपुर में खड़े होके उदयपुर के राजा के खिलाफ बोले, क्यों? चमड़ी गिल्ली नहीं है? राजा ऊपर ऊपर से उतार ले पूरी की पूरी। तो कहा चलो बीकानेर में बुला लेते हैं। उनका ना साहब हमारी पार नहीं पड़ेगी, भरतपुर वालों का तुम्हारे, फालतू की बात मत करो। राजा की राजधानी में खड़े होकर राजा के खिलाफ बोलना संभव? फिर राजस्थान में ले दे के एक जगह ऐसी थी जहां पे राजाओं का राज नहीं था, अजमेर। कौन सी जगह थी? अजमेर में किसका राज था? अंग्रेजों का। तो अपना मीटिंग कहां बुलाते हैं? अजमेर। अंग्रेज बापड़े भले सीधे सज्जन आदमी थे, वो किसी मीटिंग के लिए मना करते नहीं। इसके पहला अधिवेशन इस पार्टी का कहां बुलाया गया? 1931 में। कब बुलाया गया? तो पहला अधिवेशन कब हुआ? 1931। कहां पर हुआ? का अध्यक्ष कौन बनेगा? रामनारायण जी का मैं ही बनूंगा। तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लिख लो, ऐसा कैसे लिख लो, फर्स्ट सेशन। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1931। कहां हुआ? और अध्यक्ष कौन थे उसके? कौन सी पार्टी का अधिवेशन है?
राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। जोगी कब बनाई गई है? जो किसकी ब्रांच के रूप में काम कर रही है? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। जोगी कब बनाएगी? कहां पे? अध्यक्ष कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह। अब भाई, अब यहाँ अजमेर में मीटिंग की 31 में, अजमेर में मीटिंग की, तो मान लो अपने राजस्थान में रियासत थी 19, कितनी थी? एक एक से दो दो भी आदमी गए तो 38 आदमी हो गए, 30-40 आदमी तो इकट्ठे हो गए। 30-40 लोगों ने बैठ के मीटिंग की कि भाई अब अपने को हर रियासत में आंदोलन चलाना। अपने क्या करना है? हर रियासत के अंदर, बीकानेर वाले बीकानेर में आंदोलन चलाओ, जयपुर वाले जयपुर में चलाओ, टोंक वाले टोंक में चलाओ, और भरतपुर वाले भरतपुर में। अपनी अपनी पार्टियां बनाओ और अपने अपने आंदोलन चलाओ। भाई बीकानेर वाले बीकानेर के राजा खिलाफ करेंगे, भरतपुर वाले भरतपुर के राजा खिलाफ करेंगे। जनता की पार्टियां बनेगी। उन पार्टियों का नाम था प्रजामंडल। क्या नाम था? तो प्रत्येक रियासत में जनता की जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? पूरे राजस्थान पे जो पार्टी है उसका नाम क्या है? पूरे भारत की जो पार्टी है वो? आगे बात समझो। इसका मतलब सबसे ऊपर तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, उसके नीचे और उसके नीचे इन पार्टियों का नाम प्रजामंडल था, इसलिए आंदोलन का नाम हो गया प्रजामंडल आंदोलन। आगे ना बात समझो। अब इन्होंने कांग्रेस को पूछना बंद कर दिया। अब इनका कहा कांग्रेस तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम। अब ब्रिटिश इंडिया में आंदोलन कौन चलाए? कांग्रेस। और देशी राज्यों में आंदोलन कौन चलाए? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक। कांग्रेस के अधिवेशन होते उनके अंदर ही भी जाती नहीं। 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है हरिपुरा। कहां होता है? गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है हरिपुरा। 1938 की बात है, 1938। कब की बात है? 1938। कहां पे अधिवेशन हो रहा है? हरिपुरा। कहां पड़ता है? पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। कौन बने? सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? कौन से अधिवेशन में? और सुभाष ने पूछा उसमें, अरे आजकल भीड़ कम कैसे अपने बेच बनाया, इस बार स्टूडेंट आए नहीं, क्या कारण है? लोगों ने कहा सर आजकल एक कोचिंग और खुल गई। कौन सी? तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये कौन सी है? कि पहले सब रियासत वाले बच्चे भी पढ़ने के लिए अपने पास ही आते थे, लेकिन आजकल रियासत वाले बच्चे पढ़ने के लिए अपने पास, आजकल रियासत वालों ने अपनी अलग पार्टी बना ली। उस पार्टी का नाम क्या? अखिल भारतीय देशी राज्य। क्यों बना ली भाई? अपने यहाँ पे क्यों नहीं आते? पहले तो आते थे। सर वो गांधी जी ने खराब कर दिया। कैसे? कि गांधी जी ने कहा कि रियासतों में चल रहे आंदोलन को हम समर्थन नहीं, तो उन्होंने कहा समर्थन नहीं दे रहे तो हम आके आके क्या करें आपके, हम हमारा अलग से करेंगे। तो उन्होंने अपना अलग बना ली। सुभाष ने कहा कि नहीं, गांधी जी फर्जी आदमी, मैं कह रहा हूं हम समर्थन करेंगे। तो कांग्रेस ने समर्थन कब दिया? 1938। कौन से अधिवेशन में? अरे किसको समर्थन दिया? प्रजामंडल आंदोलन को। किसको दिया? जो प्रजामंडल, जो जनता के आंदोलन चल रहे हैं, जो रियासतों में आंदोलन चल रहे हैं, उसको समर्थन दिया। अध्यक्ष कौन थे? लिखो। 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938 एडी, 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा गुजरात में, 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, इन हरिपुरा सेशन ऑफ 1938 एडी, 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया। कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट। कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया। कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट। कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया। कांग्रेस सपोर्टेड प्रजामंडल मूवमेंट। नीचे लाइन चेंज करके लिखो। इस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दिस टाइम सुभाष चंद्र बोस वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इस समय सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दिस टाइम सुभाष चंद्र बोस वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। याद रहेगी बात है? अब प्रजामंडल कब कब कौन सा बना था, मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, एक बार चुपचाप उतार लो, बाद में अपने एक एक बात करेंगे। मैं एक बार तमाम नाम हिंदी में लिखूंगा, आप उतार लेना, अलग अलग लिखेंगे तब इंग्लिश कर लेंगे, वरना बोर्ड पे आएगा नहीं, एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी।
एक बार उतार लो, कोई नहीं समझ में आए तो अभी अपने 2-3 बार बोलेंगे, आ जाएगा। नहीं समझ में वहां छोड़ लेना, एक बार उतार लो, जैसे उतारो आप। उतार ली सारे ना? जिन्होंने उतार ली वो एक बार पढ़ने की कोशिश करें, जितने याद हो उतने याद करने की कोशिश करें, बाकी मैं करवाता हूं अभी। उतार ली? बस देखो, वापस देखो, देखे 1927 में एक पूरे भारत की पार्टी बनती है, उसका नाम क्या था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। 28 में राजस्थान वाली पार्टी बनती है, उसका नाम क्या था? राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। उसकी पहली मीटिंग कब हुई? 1931। तो ऑब्वियस सी बात है, 1931 वाली मीटिंग में तय किया गया कि हर रियासत में क्या बनाने अपने को? प्रजामंडल। इसलिए प्रजामंडल बनने कब शुरू होंगे? 1931। मीटिंग कहाँ हुई? अजमेर के सबसे नजदीक जयपुर ही था। तो जयपुर वाले फटाफट आए, अजमेर में मीटिंग करके 2 घंटे में जयपुर कमरा लिया किराए पे, बाहर लगाया बोर्ड, जयपुर प्रजामंडल। तो प्रजामंडल बनने कब शुरू हुए? 1931। पहला प्रजामंडल कौन सा बना? जयपुर वालों ने बनाया, तो बूंदी वालों ने काम भी बना लेंगे। तो 31 में 2 प्रजामंडल बने। कौन कौन से? कौन कौन से प्रजामंडलों की शुरुआत कब हुई? कौन कौन से 2 प्रजामंडल? जयपुर और बूंदी। जयपुर में बना तो जोधपुर वालों ने कहा हम बनाएंगे, बूंदी में बना तो कोटा वालों ने कहा हम बनाएंगे। जयपुर से जोधपुर, बूंदी से कोटा। तो 34 में 2 प्रजामंडल बनते हैं, मारवाड़ और हाड़ौती। कौन कौन से? मारवाड़ का दो या जोधपुर का दो एक ही बात है, हाड़ौती का दो या कोटा का दो एक ही बात। बूंदी में तो बन गया, हाड़ौती वाला कौन सा बन रहा था? कोटा। तो 34 में कौन कौन से 2 बने? मारवाड़ और। हालांकि इनमें काम एक मारवाड़ वाले ने किया, हाड़ौती वाला तो बना और बनते ही बंद हो गया। दोबारा 5 साल बाद दोबारा बनाया उन्होंने। 1934 के 5 साल बाद क्या आएगा? 1939। 1939 में देख लो पहला प्रजामंडल कौन सा है? तो हाड़ौती वाला दोबारा कोटा नाम से बना था। पर 34 में 2 बने थे, कौन कौन से बताओ? कौन से ने काम किया, कौन से ने काम नहीं किया? हाड़ौती वाला दोबारा कब बना, किस नाम से? कुल मिला के 34 में अपने को एक प्रजामंडल याद करना है, कौन सा? एक याद नहीं करना, कौन सा? क्योंकि हाड़ौती वाला दोबारा बनेगा। याद रहेगी बात है। बनने कब शुरू हुए? कहाँ कहाँ पे? जयपुर और बूंदी। 34 में मारवाड़ और हाड़ौती। कौन सा याद नहीं करना? दोबारा किस नाम से बना? कोटा। किस नाम से? कोटा। कब बना? याद रहेगी बात। 36 में 2 प्रजामंडल बने, बीकानेर और धौलपुर। कौन कौन से? बी और डी। अरे बीडी नहीं रहे, बी और डी मतलब बीकानेर और धौलपुर। 36 में 2 कौन कौन से? बीकानेर और धौलपुर। बनने कब शुरू हुए? 31 में 2 कौन कौन से? जयपुर और बूंदी। 34 में कौन सा याद रखना है, कौन सा नहीं रखना? हाड़ौती वाला दोबारा किस नाम से बनेगा, कब बनेगा? 36 में बी और डी कौन से? बीकानेर और धौलपुर। कांग्रेस ने सपोर्ट कब किया था? 1938। तो सबसे अधिक 1938 में बनेंगे। कांग्रेस और कांग्रेस साथ में आ गई, कांग्रेस साथ में आ गई, इसलिए 38 में सबसे अधिक प्रजामंडल बने। 38 में सबसे अधिक। मेवाड़ से टूट के एक रियासत बनी थी शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो 2 तो ये हो गए, मेवाड़ और शाहपुरा। 3 ये पूर्वी राजस्थान वाले एक साथ, अलवर, भरतपुर, करौली। कौन कौन से? तो 5, एक तो मेवाड़, मेवाड़ से टूट के बना हुआ शाहपुरा। 3 कौन से? 5 कौन कौन से बताओ? सबसे अधिक प्रजामंडल किस वर्ष बने? कितने?
कौन कौन से ज्यादा क्यों बने? कौन से अधिवेशन में? हरिपुरा में अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। बनने कब शुरू हुए प्रजामंडल? कौन कौन से बने? 34 में। कौन सा याद रखना है, कौन सा नहीं रखना? वो दोबारा किस नाम से बनेगा, कब बनेगा? 36 में बीडी कौन से? 38 में 5 कौन से? मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरत। 39 में एक तो आपके याद है, कोटा। 2 याद करने, किशनगढ़ और तीनों बोलो देखिए, कोटा, किशनगढ़, सिरोही। कौन कौन से? किस साल बने? कौन कौन से बने? बनने कब शुरू हुए थे? कौन कौन से बने? 34 में 2 कौन कौन से? कौन सा याद रखना है, कौन सा नहीं रखना? किस नाम से दोबारा बनेगा? 36 में बीडी कौन से? सबसे अधिक किस साल बने? कौन कौन से? 39 में 3 कौन से? वापस बोलो देखिए, कोटा, किशनगढ़ और 42 में एक प्रजामंडल बनता है, कुशलगढ़। कौन सा बनता है? अच्छा, कुशलगढ़ कोई रियासत नहीं थी, वह क्या था? रियासत थी बांसवाड़ा। कौन सी थी? और हर रियासत में खूब सारे होते सामंत ठिकाने होते खूब सारे, तो बांसवाड़ा रियासत में एक ठिकाना था, उसका नाम था कुशलगढ़। क्या नाम था? बांसवाड़ा का जो ठिकाना है कुशलगढ़, कुशलगढ़ में सामंत बैठेगा और बांसवाड़ा में कौन होगा? राजा। तो ठिकाने के सामंत की राजा के साथ बननी बंद हो गई, आपस में तनातनी चलने लगी। आप यूं कह दो अशोक गहलोत की मोदी जी से ना बने, मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से ना बने, वैसा ही सामंत की किससे बननी बंद हो गई? राजा से। तो मामला अंग्रेजों के पास पहुंचा। भाई दो के बीच में जब भी कोई विवाद होगा तो कौन सुलझाएंगे? अंग्रेज। अंग्रेजों के बीच पहुंचा था, अंग्रेजों ने कहा भाई तू तेरा अलग हो जा, तू बांसवाड़ा में रही मत, अलग हो जा। गांव में करते हैं अपने भाइयों भाइयों में लड़ाई होती है, एक भाई कहते हैं भाई न्यार हो, है ना, साथ में रहने का कोई भी मतलब है नहीं। तो वैसे बांसवाड़ा से अलग करके कौन सा ठिकाना बना? कुशलगढ़। कौन सा बना? और कुशलगढ़ वालों ने 42 में प्रजामंडल बना लिया। कब बना लिया? कुशलगढ़ वालों ने बना, तो बांसवाड़ा वालों को गुस्सा नहीं था। उनका अरे काल मरी आज भूतनी होगी, मतलब ये कुशलगढ़ वाले हमसे पहले बनाएंगे, राबड़ी का मन दानता हूं खाओ, मैं अब हम बनाएंगे। तो 42 में बना कुशलगढ़ में, तो 43 में किसने बना लिया? क्योंकि कुशलगढ़ किससे अलग हुआ था? बांसवाड़ा बना तो पड़ोसियों को गुस्सा है। बांसवाड़ा के पड़ोसी कौन? डूंगरपुर। तो 44 में किसने बना लिया? 42 में एक ठिकाने में बना, 43 में उसकी रियासत में, 44 में पड़ोसी रियासत, 45 में एक तो ठेठ है इधर जैसलमेर, एकदम नीचे प्रतापगढ़, पूरे अलग अलग है। जैसलमेर इस 100 रुपये पड़ा पश्चिम में, प्रतापगढ़ एकदम साउथ के अंदर पड़ा। तो इधर कौन से में बना आपके? जैसलमेर। नीचे कौन से में? किस साल? 45 में 2 कौन कौन से? जैसलमेर और इधर कौन सा? नीचे कौन सा? सबसे लास्ट में मैडम के जिले में बना। मैडम कहां की? मैडम मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे कहीं कल आप लक्षिता मैम को आते ही पूछ लो, मैम आप झालावाड़ की हो गया, है ना? तो मैडम का मतलब क्या है? वसुंधरा राजे। मैं किसी क्लास में बता गया, मैं सबसे लास्ट में बना मैडम वाले जिले में। यूं करके टाइम पूरा हो गया तो मैं चला गया, आगे मैं बताना भूल गया। मेरे बाद में लक्षिता मैम की क्लास, और बच्चे जाते कि मैम आप झालावाड़ के हो? मैं नहीं तो मत नहीं हूँ झालावाड़ी। नहीं नहीं अभी हमें राजवीर सर कह के कहते आप झालावाड़ के हो। क्लास खत्म करके मैम ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि सर आपको नहीं पता क्या कि मैं जयपुर की हूँ? क्यों नहीं पता? आप बताइए मुझे जयपुर क्यों। तो आपने क्लास में बच्चों को ये क्यों कहा कि मैं झालावाड़ की हूँ? मैं आपका नाम क्यों बताऊंगा? आपका जिक्र क्यों आएगा क्लास में कि आप झालावाड़ की हो? नहीं नहीं अभी मुझे बच्चे कह रहे थे कि सर कह के कहेंगे मैडम झालावाड़। अरे मैं वो मैडम अलग है। फिर दूसरे दिन जाके बच्चों का, अरे मैडम में कही है, तुमने एक ही मैडम देखी है, इसमें मेरी गलती थोड़ी है यार। तो ध्यान रखना आपने, आप मैम से कोई ऐसी बातें पूछोगे, इस मैडम का मतलब क्या है, वो कहां के हैं? तो सबसे लास्ट में प्रजामंडल कहां बना? कब बना? बनने कब शुरू हुए? कहां कहां? 34 में कहां कहां? कौन सा याद रखना है, कौन सा नहीं रखना? क्यों याद कर रहे हो? मैं कितनी देर से कर रहा हूं नहीं करना नहीं करना, हर बार बोल रहे हो हाड़ोती। अब मारवाड़ भले ही भूल जाओ, हाड़ोती याद रहेगा, ये तरीका थोड़ी होता है यार कोई। हाड़ोती वाला दोबारा किस नाम से बना? 36 में बीडी। सबसे अधिक कब बने? कितने बने? कौन कौन से? अलवर। 39 में 3 कौन कौन से? कोटा, किशनगढ़। 39 वाले एक बार और बोलो। कोटा, 42 में ठिकाने में, 43 में रियासत में,
पड़ोसी रियासत में हे मैडम के चलो याद हो गए? पक्की बात, एक दूसरे को सुनाओ, और जिसको याद नहीं हो खड़े होके बताओगे सर इसको याद नहीं है अभी तक भी। सुनाओ फटाफट जल्दी से। ओके, सबको याद है, एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसको याद नहीं। यार देखो ये दो चीजें हैं, या तो आप झूठ बोल रहे हो या आप दोस्त बहुत अच्छे हो कि तुम मेरी शिकायत मत लगा और मैं, ये कैसे हो सकता है पूरी क्लास के याद हो जाए, या पूरी क्लास इंटेलिजेंट हो गई एक साथ, मतलब स्प्रिंग बोर्ड का सबसे इंटेलिजेंट बैच F2 घोषणा कर दी जाए कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसको प्रजामंडल याद है, सबको प्रजामंडल याद है। पक्की बात, मैं किसी खड़ा कर दूं सुना दोगे बात? तब भूल जाओगे, जैसे खड़ा होने पे भूल जाएंगे, बैठे बैठे तो हम सबको याद। चलो मैं विश्वास करता हूं कि आपको याद। एक बार मेरे साथ सुना दो। 1931, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46। याद है? एक एक का पोस्टमार्टम करें। लिखो जयपुर प्रजामंडल। अब देखो किसी भी पार्टी संगठन में दो चीज होती है, कब बना और किसने बनाया। कब वाला सिस्टम तो खत्म कर दिया आपने, सारे एक साथ लिख लिया, मैं दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, एक साथ पढ़ लिए। अब मैं सीधे संस्थापक वगैरह लिखवाऊंगा, किस किसने बनाई थी पार्टियां। लिखो फाउंडर। फाउंडर थे इसके कर्पूर चंद पाटनी। कौन फाउंडर थे बताओ देखिए। कर्पूर चंद पाटनी। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? बना तो लिया जी, पार्टी बनाने में तो कोई जोर आए नहीं, कमरा किराए पे लिया, बाहर बोर्ड लगा दिया जयपुर प्रजामंडल, पर पार्टी को चलाना टफ काम होता ना, मेंटेन नहीं होती कोई चीज। अब बना लिया, अगले 5 साल तक इन्होंने तो वापस कमरा खोल के भी कमरे में जाले लग गए, जाले। 36 में अपने जयपुर के एक बड़े नेता थे जमनालाल बजाज। कौन थे? प्रजामंडल बना था, बजाज जी ने भी कहा था कि हाँ पाटनी तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे, तो पाटनी जी ने बना लिया। बजाज जी उसके बाद दिल्ली उधर व्यस्त रहते थे अपने, वो आए नहीं। 36 में मतलब 5 साल बाद बजाज जी यहाँ पर आए, तो बजाज जी ने कर्पूर चंद पाटनी से कहा कि वो पाटनी 31 में यार अपन ने एक प्रजामंडल बना था। हाँ सर, कैसे काम करेगा? शानदार सर, डेली मीटिंग करते हैं हम। तो कहा ठीक है, आज शाम वाली मीटिंग में मैं भी भाग लूंगा। तो उनका सुबह कर ले मीटिंग तो सर, क्योंकि ताला ही नहीं पता, चाबी नहीं पता थी ना कहाँ रख दी।
इधर सुबह बजाज जी ने कहा ना शाम को मुझे दिल्ली वापस जाना है, शाम को ही करेंगे आज। अब भाई चाबी नहीं मिली, फाइनली बजाज जी को पता चल गया कि इनका काम काज ढंग से चले, और बजाज जी ने कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, दोबारा बनाना पड़ेगा प्रजामंडल। 36 में बजाज जी ने प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। क्या किया? किसने? कब? क्या किया? किसका? 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी, 1936 ईस्वी में 1936 एडी जमनालाल बजाज ने प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। जमनालाल बजाज रीऑर्गेनाइज्ड प्रजामंडल, जमनालाल बजाज ने प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। जमनालाल बजाज रीऑर्गेनाइज्ड प्रजामंडल, जमनालाल बजाज ने प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। नए नेता वेता जोड़े साथ में, लिखो अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र, प्रेसिडेंट लिख लो। प्रजामंडल का अध्यक्ष किसको बनाया गया? चिरंजी लाल मिश्र। नारे लगवा दिए जनता से कि हमारे अध्यक्ष कैसे हो? चिरंजी लाल जैसे हो। चिरंजी लाल मिश्र। और मंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री, मिनिस्टर लिख लो भले। अध्यक्ष कौन थे? चिरंजी लाल मिश्र। मंत्री कौन बनाए गए? हीरालाल शास्त्री। क्या बनाए गए इसके? मंत्री बनाए गए। अब पार्टी बन गई। जमनालाल बजाज कह गए भाई युवाओं ये पार्टी बन गई, तुम संभालो और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। 38 में उधर से कांग्रेस ने कह दिया कि हम प्रजामंडल का क्या करते हैं? समर्थन। तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया, तो हाथों हाथ थोड़ा जोश है, तो बजाज जी ने कहा अब अपने करेंगे इसका अधिवेशन। क्या करेंगे? तो बजाज जी ने इन दोनों को फोन किया, चिरंजी लाल मिश्र और कौन है, इन्होंने कहा भाई रे भीड़ भी ढंग से आनी चाहिए, अधिवेशन करेंगे, मैं बनूंगा अधिवेशन का अध्यक्ष, पर भीड़ होनी चाहिए, ये नहीं कि हॉल खाली रह जाए, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, देख लें। अब इनको लगा यार भीड़ कहां से लाएंगे, तो इन्होंने दिमाग लगाया। उन दिनों अपने शेखावाटी में किसान आंदोलन चल रहा था, 1935 में समझौता हुआ था। अच्छा समझौता जब भी होता तो ये तो जरूरी नहीं है ना सारी सारी बातें मान लो। आप मेरे पास में 10 मांगे लेके आओ, मैं यदि 8 भी मान लू तो आपको ठीक है सर एक बार तो आंदोलन रोकते, 2 पर बाद में विचार कर लेंगे, ज्यादातर तो मान ही लिया आपकी बात, ऐसा ही होता है। तो शेखावाटी वालों की ज्यादातर बातें मान ली तो उन्होंने क्या कर लिया था? समझौता। पर अब हीरालाल शास्त्री चिरंजी लाल मिश्र गए, इन्होंने जाके शेखावाटी वालों का बस हिम्मत नहीं है, मान ली तुमने बात, समझौता कर लिया, आंदोलन करना चाहिए तुम। और इन्होंने कहा कि वापस आंदोलन शुरू। तो उन्होंने कहा यार इतनी अब हो गया यार, दोबारा कैसे किया जाएगा, हम सपोर्ट में, प्रजामंडल आपको सपोर्ट दे रहा है, आपको दोबारा आंदोलन करना चाहिए। तो जयपुर प्रजामंडल ने किसको सपोर्ट किया? शेखावाटी किसान आंदोलन। लिखो प्रजामंडल ने शेखावाटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। प्रजामंडल सपोर्टेड शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट। प्रजामंडल ने शेखावाटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। प्रजामंडल सपोर्टेड शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट। शेखावाटी किसान आंदोलन को समर्थन दिया, सपोर्टेड शेखावाटी पीजेंट मूवमेंट। अब जमनालाल जी का फोन आया कि हाँ भाई कब करनी है बताओ मीटिंग? सर कभी भी आ जाओ, भीड़ कहां से आएगी, हम जाने हमारा काम जाने। तो तय किया गया कि मई में करेंगे। कब करेंगे? मई के अंदर करेंगे। कहां पर करेंगे? तो यहाँ जयपुर में एक जगह थी नथमल का कटला। कौन सी जगह थी? तो अधिवेशन कहां बुलाया जाएगा? नथमल का कटला। कब बुलाया जाएगा? मई में। कौन से महीने में? तो 2 दिन तक 8 और 9 मई को 1938 में अधिवेशन किया गया। लिखो प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट सेशन, प्रथम अधिवेशन कब हो रहा है? फर्स्ट सेशन बताओ देखे, 8-9 मई 1938। जगह लिखो नथमल का कटला प्लेस। बाकायदा 2-3 दिन तक प्रचार किया था, भोंपू लेके सारे दिन घूमते, नथमल के कटले में आया करो, अधिवेशन की खुशियां मनाया करो। क्या नारे लगे बताओ देखे, नथमल के कटले में अधिवेशन की खुशियां मनाया करो। तो नथमल के कटले में अधिवेशन कब हो रहा है? 8-9 मई 1938। 1938 में क्यों हो रहा है? कांग्रेस क्या आ गई?
का भीड़ कहां से आएगी? अब शेखावाटी वाले को इन्होंने समर्थन दिया था, अभी शेखावाटी वालों के पास गए कि भीड़ तो करो यार, थोड़े आउट ऑफ झुंझुनू से, सिक्कर से, जयपुर से खूब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो कुल मिला के एक हॉल तो इन्होंने भर ही दिया। अध्यक्ष कौन बने? जमनालाल बजाज। लिखो, अध्यक्ष जमनालाल बजाज, प्रेसिडेंट जमनालाल बजाज। बजाज जी गांधी जी के एकदम खास आदमी थे, तो बजाज जी ने गांधी जी को कहा कि बापू, वो मैं आंदोलन चल रहा है हमारा जयपुर में, प्रजामंडल चल रहा है, और मैं उसमें भाग लेने के लिए जा रहा हूँ, अधिवेशन है हमारा, उसकी अध्यक्षता करूंगा, आप भी चलो यार। पहला अधिवेशन है, आप चलोगे बापू, थोड़ा वजन आएगा, अखबारों में खबरें आएगी बापू के। बापू ने कहना, मैं अंग्रेजों के अलावा कोई भी आंदोलन, तुम राजाओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो, उसके अंदर में भाग। तो जमनालाल बजाज ने कहा, वो चेकबुक वापस तो मेरे वाली, क्योंकि बापू के जितने आंदोलन होते हैं उनमें खर्चा कौन दे रहा था? गांधी जी ने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए जिनमें लाख लाख लोग आते थे, तो खर्चा तो लगता है। खर्चा कहां से आ रहा था? पैसे कौन दे रहे थे? जमनालाल। तो गांधी जी बहुत महंगे आदमी थे, बजाज जी ने चेक बुक दे रखी थी अपनी कि जहां जितने पैसे चाहिए ले लो, कोई भी चिंता की बात है तो जहां पैसे देने होते गांधी जी चेक काट देते, हाथों हाथ 1 लाख रुपए लो साहब। चेक बुक किसकी? इसलिए हम कहते हैं जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें बेटे हैं। गांधी जी के, गांधी जी का 5वां पुत्र कौन? क्योंकि गांधी जी के खुद के 4 थे, वो 4 तो कमा के देते नहीं, कमा के कोई दे रहा था तो कौन दे रहे थे? आप सुनते हो भाई, गांधी जी हमेशा जनरल डिब्बे में यात्रा करते, रेल के जनरल डिब्बे में यात्रा करते। तो जनरल डिब्बे में जब गांधी जी यात्रा करते तो पूरा डिब्बा रिजर्वेशन करवाना पड़ता। यात्रियों के साथ गांधी जी बैठे, कोई गांधी जी कूट जाए तो भाई, किसी गांधी जी से नहीं बने और 2-4 दे जाए तो पूरा डिब्बा, मतलब उस डिब्बे में यदि 50 सवारियां बैठी तो 50 की 50 टिकटें बजाज जी कटवाते। फिर गांधी जी के आनिए बानिए चले चपाटे थली पकड़ जो भी हुआ करते थे वो उसके अंदर बैठा करते। इससे इससे ज्यादा तो गांधी जी यदि फर्स्ट क्लास एसी की टिकट लेते सस्ती पड़ती, इधर 50 टिकटें लेनी पड़ती, उधर कितनी लेनी पड़ती? पर गांधी कहते नहीं 50 लो, क्योंकि फर्स्ट क्लास में बैठ गए तो जनता क्या कहेगी कि लो गांधी जी तो रईस आदमी है, फर्स्ट क्लास में बैठे। वरना कहेंगे देखो भाई मैं सामान्य आदमी हूँ, और मैं तो किस में बैठा हूँ? एकदम जनरल डिब्बे में बैठ के यात्रा कर रहा हूँ। सादगी महंगी होती है, सादगी ये दुनिया की सबसे बड़ी बकवास है, सादगीपूर्ण रहना चाहिए। और वो ऐसे लोगों को देख देख के, और गांधी जी वाली सादगी तो इतनी महंगी थी जिसकी कोई हद। बड़े महंगे आदमी थे यार गांधी जी, सादगी सादगी के चक्कर में खर्चा करवा देते थे जमनालाल बजाज का। तो वो तो मेरा मेरा कभी बताया हुआ होगा कि गांधी जी अहमदाबाद में कांग्रेस का एक अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन होता है हर साल, अहमदाबाद में अधिवेशन, गांधी जी का आश्रम है अहमदाबाद में। गांधी जी ने रोक लगा रखी कि भाई चाय नहीं पिएगा कोई, बापू खुद पीते नहीं, लोगों को पीने नहीं देते। गांव में खोड़ले डोकरे होते हैं ना कहीं, है ना। और बेसिकली अपने तो घरों में गांव के अंदर मम्मियां, है ना, कि भाई बच्चों को सब कह के रखते चाय नहीं पियोगे। तो अपने टावर पड़े में जब थे तो अपने चाय नहीं। अब किसी के घर गए तो अगले मम्मी के लिए चाय लाए, मम्मी के लाए तो अपने को आगे तू भी पिएगा, अब अपना जीव तो करे यहाँ पीऊंगा। पर मम्मी पहले से कह गए, पहले से कह देती ना ना ये तो हमारे पिता ही नहीं है ना, घर पे नहीं पिता, ये तो अपना जी करे, घर पे तू पिलाती नहीं मम्मी मेरे तो घर पे भी जीव करता है, यहाँ भी जीव कर रहा है यार, छोटे बच्चों को ज्यादा जीव करता है ना। वो तो वो विजय सर सुनाते रहते हैं, विजय सर ने कभी सुनाया होगा, आपको नहीं सुना, मैं सुना देता हूँ। विजय सर बताते रहे छोटे बच्चों को अपने मना करके रखते हैं ना कि किसी के घर पे जाओगे तो खाना नहीं खाओगे, है ना, वरना छोटे बच्चों को आदत होती है दूसरे घर पे जाते भूख ज्यादा लगती है। तो कोई एक बच्चा और वो यूं दूसरे घर पे जाते खाना खा लेता, तो उनके मम्मी ने समझाया कि किसी के भी घर पे जाएंगे तो अपने खाना खाना नहीं। ठीक, थोड़े दिन बाद मम्मी के साथ किसी घर पे गया, अगलों ने भी कहा, बच्चे को देखते सामान्यता पूछते हैं कि खाना खाएगा, तो उसने कहा, तो अगले लेके खाना रखा, अब बच्चा साथ में खाना खा रहा है, फिर मम्मी कह रहा है अब घर पे जाके आप कुटोगे ना पहले तो खाना खा रहा है ये बेइज्जती कि अगले सोच रहे हैं भूखड़, अभी अभी घर से आए इसकी माँ खाना भी नहीं खिलाई। दूसरा क्या हो रहा है, कुटोगे ना, आपने मना किया था ना खाना नहीं खाना है तो बापू ने भाई रे सबकी चाय छुड़वा रखी कि चाय नहीं पीनी। सुभाष चंद्र बोस उस अधिवेशन में आए, सुभाष बंगाली, बंगाली आदमी चाय ज्यादा पीते, तो सुभाष को चाय पीने का शौक, पर सुभाष को चाय नहीं मिले। तो सुभाष को पता चला कि कस्तूरबा गांधी चाय पीते हैं,
गांधी जी की जो पत्नी थे, तो एक दिन सुभाष कस्तूरबा गांधी के पास गए कि आंटी जी, अंकल तो पीने नहीं देते, आप जुगाड़ कर दो तो थोड़ी चाय मिल जाए। आंटी जी कहा कि डोकरा तो खोड़ रहा है, तुम बेटा 3 बजे अपने रसोई में आ जाना, माँ बेटे दोनों अपनी चाय पी लेंगे। 3 बजे सुबह टक रसोई के अंदर, वहां कस्तूरबा ने बनाई चाय, दोनों कप के अंदर फटाफट पी रहे हैं। बापू कोई आश्रम में अंदर आए सामान लेने के लिए, इधर उधर देखा सामान मिला नहीं, देखा पत्नी से पूछ लेते हैं, पत्नी को देखा नहीं है तो कहा महिला कहाँ होगी, रसोई में होगी, तो रसोई में आ गए, रसोई में दोनों लगे हुए चाय पीने के लिए, और गांधी जी को देते कप छुपाए दोनों ने। तो गांधी जी को पता था कस्तूरबा गांधी भी पीते तो हैं, तो गांधी जी ने कस्तूरबा गांधी का सुभाष के सिर पे हाथ फेर कहा कि बहुत अच्छा लड़का है, चाय पीता है मुझे पता है, और इसको यहाँ रसोई में बिठा के पिला दिया, वरना सबको पता चलेगा फिर सब चाय मांगेंगे। तो सुभाष बड़े राजी हुए कि देखो यार, बापू ने मेरे लिए आश्रम के नियम तोड़ दिए, और बापू ने मेरे को इतना ऑब्लाइज किया कि मेरे लिए चाय की व्यवस्था भी कर दी। थोड़े साल बाद में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है कलकत्ता, सुभाष कहां के रहने वाले, कलकत्ता। तो सुभाष के बड़े भैया थे शरद चंद्र बोस, क्या नाम था उनकी वाइफ थी, उनका नाम था विभावरी, क्या नाम था। तो उन्होंने विभावरी भाभी और अपने शरद भैया दोनों को कहा कि भैया और भाभी, मैं जब अहमदाबाद गया था, गांधी जी ने इतना ध्यान रखा था कि मेरे लिए आश्रम के नियम तोड़े थे, मेरी चाय की व्यवस्था भी करवाई थी, प्लीज गांधी जी कलकत्ता आएंगे, उनकी मेहमान नवाजी में कोई भी कमी आनी। और उन दोनों ने कहा कि सुभाष इसमें कहने की क्या बात है, गांधी जी पूरे देश के नेता है, हम हमारे घर आए हुए आदमी को ऐसे कैसे कर सकते हैं, तुम चिंता मत करो पूरी व्यवस्था होगी। अच्छा, गांधी जी जहां कहीं भी जाते उससे 3 दिन पहले उनके पीए वहां जाके व्यवस्था देखते कि गांधी जी की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई। तो गांधी जी के पीए हुआ करते महादेव देसाई, क्या नाम था, महादेव देसाई गए 3 दिन पहले और जाके पूछा शरद भैया और विभावरी भाभी से कि हाँ भाई बताओ गांधी जी की व्यवस्था। उन्होंने कहा पूरी व्यवस्था है महादेव जी, चिंता मत करो, ये रूम है गांधी जी का। तो हाँ ठीक है, इस रूम में ये बेड लगा दिया हमने, आपने कहा था वैसा वैसा बेड लगा दिया, ये एक टेबल रख दी, ये कुर्सी रख दी, टेबल लैंप रख दिया, ये लकड़ी रख दी, उठ के इधर उधर चिट्ठियां गांधी जी के पकड़ने के लिए, ये पेन रख दिया, ये हमने कॉपी रख दी, रजिस्टर रख दिया, ये बुक्स रखनी थी ये रख दी, पूरी व्यवस्था है, चिंता मत करो आप। ये वो पानी का आपने जग कहा था वो रख दिया, पीतल वाला लेके आ गए, रात को गर्म पानी रख देंगे। आप ऐसे क्या समझते हो यार, हमें पता नहीं है। माधव देसाई ने कहा दूध वाली क्या व्यवस्था की, हाँ हमें पता है, गांधी जी बकरी का दूध पीते हैं, गांधी जी बकरी का दूध ही पीते, बकरी का दूध पीते, बकरी के दूध का दही खाया करते, तो गांधी जी बकरी का दूध पीते हमें पता है। ये 4 घर छोड़ के एक रहते हैं कोई, उनकी खूब सारी बकरियां हैं, तो हमने एक वो दूध बंधवा लिया वहां से कि सुबह 1 किलो दूध आ जाएगा, शाम को 1 किलो दूध आ जाएगा। तो उनका क्या मतलब, वहां से दूध लाना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमारी तो बकरी है नहीं तो वहां से लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अब दूध लेने तुम 10 बजे जाओगे, क्या पता उसने 7 बजे निकाल के छोड़ दिया, दूध खराब हो जाता है। हाथों हाथ दूध निकाल के उसकी चाय वगैरह बनानी होती है और दूध पिलाना होता है बापू को। तो एक बकरी यहीं बांधो और हाथों हाथ, मतलब हाथों हाथ दूध निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, हम एक बकरी खरीद लेंगे और एक बकरी खरीद के यहीं बांध देंगे, और आप जब कहोगे तब उसका दूध निकाल। उनका एक बकरी, मान लो वो बीमार हो और उसका दूध बापू को पिला दे, बापू बीमार हो गए तो उनका 7-8 बकरियां बांधो, फिर मैं चेक करके बताऊंगा कि आज इस बकरी का, आज इस बकरी का, आज इस बकरी का। स्वस्थ बकरी, चंचल बकरी जो होगी उसी के गांधी जी पिए, कूदती खेलती बकरी है। उन्होंने कहा ठीक है, हम 7-8 बांध देंगे, मत चिंता करो। और कहा उनके फिर खाने पीने की व्यवस्था, अरे चारा ले आएंगे, चारा को, चारा नहीं ड्राई फ्रूट खाएगी वो, ड्राई फ्रूट की व्यवस्था करो। जब महादेव देसाई वहां से चले गए तो विभावरी भाभी पीछे से बोलती है कि सरोजनी नायडू सही कहती है। कौन सही कहती है, बापू की सादगी महंगी है, बापू की सादगी। तो अपने को यूं जो दिखता है ना सादगीपूर्ण सादगीपूर्ण, इससे ज्यादा फर्जीवाड़ा कुछ है नहीं। कोई सादगी जैसी कोई चीज होती नहीं है, चीजें महंगी होती है, तो गांधी जी वाली सादगी भी क्या पड़ी थी। तो बजाज जी ने गांधी जी को कहा कि बापू चलो यार हमारे अधिवेशन भाग लेने के लिए। बापू ने कहा नहीं मैं नहीं चलूंगा। तो बजाज जी ने कहा खर्चा बंद हो जाएगा देख लेना। तो बापू ने कहा आगे बजाज यार ऐसे मत करो, तुम कस्तूरबा को ले जाओ। किसको ले जाओ, कस्तूरबा गांधी बेचारे कहते डोकरे के चक्कर में मुझे जाना पड़ता है इधर, और मैं नहीं जाऊंगी, वहां आदमी आएंगे क्या करूंगे आदमी में जाके। जमनालाल बजाज ने कहा मम्मी आप चिंता मत करो, 5वें बेटे तो मम्मी तो लगी गई ना वो, तो आप चिंता मत करो, केवल लुगाइयों की एक मीटिंग होगी उसको आप संबोधित कर लेना। तो 8 और 9 मई को तो अधिवेशन चला, 10 मई को एक महिलाओं की बैठक हुई जिसको संबोधित किसने किया, लिखो 10 मई 1938 ईस्वी को, 10 में 1938 एडी। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभा को संबोधित किया। कस्तूरबा गांधी एड्रेस्ड एन असेंबली ऑफ वीमेन।
कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभा को संबोधित किया। कस्तूरबा गांधी एड्रेस्ड एन असेंबली ऑफ वीमेन। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभा को संबोधित किया। कस्तूरबा गांधी एड्रेस्ड असेंबली ऑफ वीमेन। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की सभा को, यह बात राजा को पता चली कि यार इन लोगों ने मीटिंग की है, और चूंकि प्रजामंडल मीटिंग करेगा तो राजा के खिलाफ बोलेगा, पक्ष में बोलेगा, तो आपने खिलाफ बोले। तो राजा ने अगले दिन ही घोषणा की कि भाई साहब आज के बाद इस प्रजामंडल नाम की पार्टी कोई मीटिंग होगी तो देख लेना। कोई मीटिंग नहीं, प्रजामंडल बैन। प्रजामंडल पे क्या लगा दी गई? रोक। लिख लो, रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। स्टेट पुट बैन ऑन प्रजामंडल। रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। स्टेट पुट बैन ऑन प्रजामंडल। रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। स्टेट पुट बैन ऑन प्रजामंडल। किसने रोक लगा दी? तो वापस गांधी जी से पूछा कि भाई रोक लगा दी, अब क्या करें? तो गांधी जी ने कहा भले ही कोई बात नहीं, सरकार क्या कर रही है कि प्रजामंडल की मीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्या ये कानून सही है या गलत है? ये कानून गलत है, तो तुम इसका विरोध करो, तुम मीटिंग करो। गांधी जी का यह मानना था कि जो गलत कानून है उनका अहिंसा पूर्वक तरीके से विरोध करना है। कैसे विरोध करना है? गांधी जी के जो ऐसे आंदोलन थे जिनमें वो गलत कानूनों का अहिंसा के माध्यम से विरोध करते, उनको बोलते हैं सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो सत्य और एक। सत्य का मतलब होता है न्याय। सत्य का मतलब, आग्रह का मतलब प्रयास करना, न्याय के लिए एफर्ट करना, जस्टिस के लिए एफर्ट करने क्या कहा जाता है? प्रजामंडल पे रोक लगा दी गई। ये अन्याय है या न्याय है? अन्याय। तो हमें किसके लिए प्रयास करने? न्याय के लिए, अहिंसा पूर्वक तरीके से करने, इसलिए आंदोलन क्या बोलते हैं? तो कहा तुम लोग क्या शुरू कर दो? सत्याग्रह। तो प्रजामंडल ने क्या चलाया? सत्याग्रह। लिखो, प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। प्रजामंडल स्टार्टेड सत्याग्रह। प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। प्रजामंडल स्टार्टेड सत्याग्रह। प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। क्या शुरू किया? सत्याग्रह शुरू किया। किसने? अच्छा, असत। अब क्या होगा? प्रजामंडल पे बैन कर दिया। इसका विरोध करना तो क्या करेंगे? हम बैन को मानते नहीं, हम तो मीटिंग करेंगे। तो प्रजामंडल ने कहा मीटिंग करेंगे, तो जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। लिख लो, जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। जमनालाल बजाज वॉज अरेस्टेड। जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। जमनालाल बजाज वॉज अरेस्टेड। इतने में भाई शुरू हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर। 1939 आ गया। 1939 में क्या शुरू हो गया? वर्ल्ड वॉर शुरू होते एक बार पूरा ध्यान पूरी दुनिया का किधर चला गया? वर्ल्ड। इधर अपने एकदम मामले ठप, सारे के सारे मामले ठप पड़ गए। 42 में गांधी जी का आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? 8 अगस्त 1942। कब शुरू किया गया था? बॉम्बे से गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। और गांधी जी 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के अंदर एक भाषण देते हैं, गांधी जी का फेमस भाषण, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। कौन सा दिया था? डू और डाई। उस भाषण में गांधी जी बोलते हैं कि मैं समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूं कि अब हम अंतिम आंदोलन करने जा रहे हैं। अब हम आंदोलन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक मर ना जाएंगे। या तो देश को आजादी दिलवा देंगे या हम मर जाएंगे। अब वापस गुलामी देखने के लिए हम जिंदा, अब हम आंदोलन को वापस नहीं ले। इसलिए मैं सारे किसानों से कहना चाहता हूं कि अपनी खेती छोड़े और आंदोलन में शामिल हो। मैं मजदूरों से कहना चाहता हूं कि फैक्ट्री छोड़े और आंदोलन में शामिल हो। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि यदि वो अपनी पढ़ाई का नुकसान वहन कर सकते हैं तो अपनी पढ़ाई छोड़ें और आंदोलन में शामिल हो। मैं सेना और पुलिस से कहना चाहता हूं अंग्रेजों का हथियार छोड़े और आंदोलन में शामिल हो। अब इसमें गांधी जी एक लाइन बोले, मैं सारे राजाओं से कहना चाहता हूं कि राज्य छोड़े और आंदोलन में। इस मीटिंग में भाग लेने के लिए अपने जयपुर से गए हुए थे हीरालाल शास्त्री। कौन गए हुए थे? हीरालाल जी की ये नहीं समझ में इस लाइन का मतलब क्या है कि गांधी जी ने कहा कि राजा अपने राज्य छोड़े और आंदोलन में शामिल। तो हीरालाल जी ने कहा राजा राज्य छोड़ देंगे, किसको देंगे? भाई राजा राज्य छोड़ देगा तो किसको देगा? बस सिस्टम किसी के पास तो जाना चाहिए। भाई बीजेपी को राजस्थान में कांग्रेस का राज है, मान लो अगली बार कांग्रेस वापस जीतती है तो वापस कांग्रेस के पास आ गया। यदि कांग्रेस हारती है तो शासन बीजेपी के पास जाएगा। कोई ये जा तो रहा है, ये थोड़ी होता है कि कांग्रेस ने राज छोड़ दिया अब बीजेपी के पास 2 साल किसी के पास नहीं, यूं ही है। तो जनता एक दूसरे के सिर फोड़ के नहीं मार दे। पर राज क्या काम करता है? राज व्यवस्था बना के रखता है। और यदि राज होगा ही नहीं तो व्यवस्था। मैं हमेशा कहता हूं कि आज मैं और आप चुपचाप बैठे हैं, इसका कारण है कि हमें डर लगता है।
कि कुछ भी किया तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, और उनके पास एक फट्टा है जिसपे लिखा हुआ है आने मिलो सजना, फिर कब मिलोगे, है ना उनके। और ऐसी ऐसी जगह पे मारेंगे किसी को बताने लायक नहीं बचेंगे कि सोते टाइम पेट के बल क्यों सो रहे हैं, है ना, पसवाड़े नहीं मारे जाएंगे। इसलिए अपने को डर लगता है, इसलिए चुपचाप बैठे। अपने को यह पता चल जाए ना कि पुलिस नाम की कोई भी चीज नहीं है, और अपने किसी का कुछ भी कर दे लेकिन पुलिस अपने को पकड़ेगी नहीं। मैं कहता हूं भाई साहब, हर आदमी के दिमाग में 2-4 आदमी है जिनको सलटाना है ना। मेरे तो खुद के दिमाग में 4-5 है जिनको सलटाने हैं, पर पार नहीं पड़ रही, क्योंकि मुझे डर लगता है कि यार सल्टा दिया किसी एक आधे कोई तो पुलिस अपने को पकड़ के ले जाएगी, तो मरो चुप रहो। आपने तो रात को सोते हैं तब करके सोचते हैं कि 500 सुबह मर जाए तो ठीक रहे, पर अपना चलती नहीं, सुबह 500 वापस जीवते ही मिलते हैं, तो अगले दिन और कर लो ये, और तो क्या किया जाए। तो राज बना रहना जरूरी है, बिना राज के अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो ये राजा राज्य छोड़ देंगे तो किसको देंगे, और सबसे बड़ी बात, राजा राज्य क्यों छोड़ेगा, छोड़ेगा ही क्यों, तो हीरालाल जी को समझ में नहीं आया। तो हीरालाल जी जब बॉम्बे से वापस आए तो अपने प्रजामंडल वालों ने पूछा कि हीरालाल जी जाके आए थे, वहां पे क्या हुआ। तो हीरालाल जी ने गया था यार, पर गांधी जी ने कहा कि राजा राज्य छोड़ दे और आंदोलन में शामिल हो जाए। राजा पहली बात राज्य छोड़ेंगे क्यों, छोड़ेंगे तो किसको देंगे। इसलिए यार मुझे तो इस लाइन में कोई तुक लगा नहीं, इसलिए अपने कोई भी राजाओं के खिलाफ आंदोलन करेंगे। गांधी जी का आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ है तो चलने दो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब राजा भारत छोड़ के भी कहां जाएंगे, राजा तो यही कह, तो ये आंदोलन चलाया नहीं जा सकता। इसलिए प्रजामंडल का डिसीजन था कि हम आंदोलन के अंदर भागे। पर किसी भी पार्टी में एक बात से सारे लोग सहमत हो ऐसा जरूरी तो नहीं। कुछ आप जैसे यंग ब्रीड थी और वो खड़े और उन्होंने कहा हीरालाल जी बूढ़े हो गए अब, और आपकी बस की बात नहीं है, क्यों नहीं लेंगे भाग, लेंगे। जब पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन कर रहा है, आप कर रहे हो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। हीरालाल जी ने कहा भाई रे मत तो नहीं लूंगा, और मेरी तरफ जो है वो भी नहीं लेंगे। बताओ मेरी तरफ कौन कौन है, हाथ खड़े कर दिए भाई, इतने लोग है। कहा भाई तुम तुम्हारा जानो, तुम्हारा काम जाने, जो करना चाहते हैं वो कर लो। तो उन्होंने कहा आज के बाद हमारा भी प्रजामंडल से कोई लेना देना, तलाक तलाक तलाक, तुम तुम्हारे राम है, हम तुमसे आजाद हैं। इसलिए पार्टी बनाई आजाद मोर्चा। क्या बनाई, अब प्रजामंडल के दो टुकड़े, एक प्रजामंडल हीरालाल जी वाला रह गया, और जो अलग हो गए वो क्या बना गए, आजाद मोर्चा। प्रजामंडल कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना, आजाद मोर्चा कहना है भाग, आजाद मोर्चा भाग लेने लग गया। अब आजाद मोर्चा जब आंदोलन में भाग ले रहा था तो प्रजामंडल वालों की बेइज्जती होने लगी। फिर लोग कहते कि अच्छा प्रजामंडल वाले राजा के साथ, ये राजा से मिले में, आजाद मोर्चे वाले और जाकर कहते देख लो साहब ये सारे सारे मिले में राजा से, झूठे मक्कार है, झूठी बात करते हैं, प्रजामंडल चलाते, आंदोलन कर तो नहीं रहे। यदि राजा के खिलाफ हो तो करो आंदोलन। तो प्रजामंडल वालों ने हीरालाल जी कहा, हीरालाल जी दूर दानी हो रही, घर वाले ही पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये रिश्ता क्या कहलाता है, राजा के खिलाफ आंदोलन कैसे नहीं कर रहे। तो अब हीरालाल जी ने फाइनली कहा कि अपने भी अब राजा के खिलाफ आंदोलन करें, भारत छोड़ो आंदोलन में अपने भी भाग लें। उन दिनों जयपुर में प्रधानमंत्री हुआ करते मिर्जा इस्माइल, क्या नाम था, जिनके नाम पर एमआई रोड है। एमआई रोड का पूरा नाम मिर्जा इस्माइल रोड है। ये अपने जयपुर के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी को पता चला कि अपने खिलाफ क्या होने जा रहा है आंदोलन। हीरालाल शास्त्री थे प्रजामंडल के अध्यक्ष। प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन है, और जयपुर के प्रधानमंत्री कौन है, मिर्जा इस्माइल। तो मिर्जा इस्माइल साहब ने हीरालाल शास्त्री को बुलाया। हीरालाल शास्त्री को बुलाकर हीरालाल जी मैं क्या सुन रहा हूं, आप कोई आंदोलन शुरू करने जा रहे हो। कहा हाँ, हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। क्यों भाई क्यों भाग लोगे, भारत छोड़ो आंदोलन तो अंग्रेजों के खिलाफ है, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा है, तुम हमारे खिलाफ आंदोलन क्यों चल रहे हो। हीरालाल जी ने कहा साहब आप राजा महाराजा सारे अंग्रेजों का सपोर्ट करते हो। कहा हीरालाल जी नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों का कोई भी सपोर्ट, और बताओ क्या समस्या है। कहा सर कितने सालों से हमारी एक ही मांग है, उत्तरदायी शासन की स्थापना। क्या मांग है, ऐसा रूल बनाया जाए जो जनता के प्रति क्या हो, रेस्पॉन्सिबल हो, उत्तरदायी हो। आपने बनाया, हमारा एक भी मंत्री बनाया आपने, हम करें जनता के अंदर से मंत्री बनाओ। मिर्जा इस्माइल ने कहा सर बना देंगे, अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे, उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देंगे। और बताओ, क्या हम कोई छोटा मोटा आंदोलन भी करते हैं, ये छोड़ो भारत छोड़ो छोड़ो, हम यूं आंदोलन करते हैं कि कॉलेज की फीस बढ़ा दी, है ना, कोई महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे उनके खिलाफ हम करते हैं, मोमबत्ती लेके सिंपल सिंपल आंदोलन करते हैं, और तुम्हारी पुलिस क्या करती है, फट्टे मार देती है। मिर्जा इस्माइल ने कहा आज के बाद शांतिपूर्ण तरीके से कोई धरना जुलूस प्रदर्शन आंदोलन कुछ ही कर लेना, आपको मना, और कोई समस्या तो बताओ। हीरालाल जी ने कहा कि वो जो बंगाल बिहार उधर साइड है जो अंग्रेजों के खिलाफ है, वहां हमारे कई दोस्त रहते हैं, वो किसी अंग्रेज को कूट के जयपुर आ जाते हैं। उनको क्या लगता है कि जयपुर भारत में आता नहीं, यदि भारत में अंग्रेजों को कूट के जयपुर चले जाएंगे तो अंग्रेज वहां पर पकड़ नहीं पाएंगे, तो वो हमारे घर पे रुक जाते हैं। आप क्या करते हो, अंग्रेज आपके दोस्त है, इसलिए हमारे उस दोस्त को पकड़ के अंग्रेजों को देते हो और हमें और पकड़ लेते हो।
मिर्जा इस्माइल ने कहा आगे मत बताना, चुपचाप घर पे रख लेना, नहीं तो उसको पकड़ेंगे ना। और बताओ मेरे लायक कोई सेवा हो तो। लाजिन का जहाँ और था, दया है आपकी साथ, सब ठीक ही चल रहा है हमारे तो क्या यार वो आंदोलन आंदोलन मत करो। हाँ सर, पोस्टर छपवा लिए नहीं साहब, आज प्रिंट करवाने वाले थे, नहीं छपवाने। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भागे तो समझौता हो रहा है दो लोगों के बीच में। कौन कौन दो लोग है? मिर्जा इस्माइल कौन है? जयपुर के प्रधानमंत्री। हीरालाल जी कौन है? प्रजामंडल के अध्यक्ष। कौन है प्रजामंडल के? चेंज हो जाते हैं प्रजामंडल के अध्यक्ष, तो हीरालाल जी प्रजामंडल के अध्यक्ष। इन दोनों के बीच समझौता हुआ, दो जेंटलमैन के बीच का समझौता, इसलिए बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? हेडिंग डालो, जेंटलमैन एग्रीमेंट। मिर्जा इस्माइल, मिर्जा इस्माइल कौन है? और हीरालाल शास्त्री कौन है? प्रजामंडल के अध्यक्ष। प्रेसिडेंट ऑफ प्रजामंडल। तो आज के बाद MI रोड जाओ तो उसका पूरा नाम बोलना मिर्जा इस्माइल रोड। क्या नाम है उसका? कौन थे मिर्जा इस्माइल? जयपुर के प्रधानमंत्री। लिखवा दूं आगे? देखो समझौते की शर्तें, कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट, समझौते की शर्तें, कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट। 1 2 3 4 लगा के लिख लेना ना, 1 नंबर लगा के लिखो। जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। जयपुर स्टेट विल नॉट सपोर्ट ब्रिटिशर्स। जयपुर रियासत का मतलब है राजा, है ना? जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। जयपुर स्टेट विल नॉट सपोर्ट ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी, विल नॉट सपोर्ट ब्रिटिशर्स। 2 नंबर लिखो। जयपुर रियासत उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। जयपुर स्टेट विल एस्टैब्लिश रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जयपुर रियासत उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेगी। जयपुर स्टेट विल एस्टैब्लिश रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जनता की भागीदारी हो, क्या कहलाती है? रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेगी। अगला लिख लो। जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोही को गिरफ्तार नहीं करेगी। जयपुर स्टेट विल नॉट अरेस्ट रिबेल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोही को गिरफ्तार नहीं करेगी। जयपुर स्टेट विल नॉट अरेस्ट रिबेल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत के विद्रोही को गिरफ्तार नहीं करेगी। विल नॉट अरेस्ट रिबेल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत के विद्रोही को गिरफ्तार नहीं करेगी। तथा प्रजामंडल, इसी में कंटिन्यू करना, तथा प्रजामंडल उसे शरण दे सकता है। एंड प्रजामंडल कैन गिव शेल्टर टू हिम। तथा प्रजामंडल उसे शरण दे सकता है। एंड प्रजामंडल कैन गिव शेल्टर टू हिम। प्रजामंडल उसे शरण दे सकता है। अगला पॉइंट लिखो। प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना, जुलूस, प्रदर्शन इत्यादि कर सकता है। प्रजामंडल कैन कंडक्ट पीसफुली मार्च, प्रोटेस्ट एक्सेट्रा। प्रजामंडल कैन कंडक्ट पीसफुली मार्च, प्रोटेस्ट एक्सेट्रा। प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना, जुलूस, प्रदर्शन इत्यादि कर सकता है। प्रजामंडल कैन कंडक्ट पीसफुली मार्च, प्रोटेस्ट एक्सेट्रा। शांतिपूर्ण धरना, जुलूस, प्रदर्शन इत्यादि कर सकता है।
धरना, जुलूस, प्रदर्शन इत्यादि कर सकता है। और लास्ट स्टार लगा के लिखो, सबसे काम की बात वही है। प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। प्रजामंडल विल नॉट पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। विल नॉट पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग। कौन से प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया? कौन से समझौते के कारण? कल पढ़ेंगे।